हेलो। क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम अपना लेक्चर 2 पाइथन का स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो बुनियादी टॉपिक्स कवर करेंगे, आ, वो टॉपिक्स हैं डेटा टाइप्स से रिलेटेड कि पाइथन में फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जी इसमें हम मुख्तलिफ़ डेटा टाइप्स को आ, आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक डेटा टाइप से हम दूसरी डेटा टाइप में कैसे डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम डेटा टाइप कास्टिंग कहते हैं। फिर हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करेंगे कि जी आपके पास अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, तो जो बेसिक और फंडामेंटल न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं इंटीजर फ्लोट, वो किस तरीके से उन पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। फंडामेंटल जो हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। फिर ये है कि इनकी प्रेसिडेंस क्या होती है ऑपरेटर्स की, कि किस सीक्वेंस के अंदर ये एवेलुएट होते हैं एक्सप्रेशंस, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, कि यानी कि पहले डिवीजन को कैलकुलेट किया जाता है, या मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट किया जाता है, या एडिशन को कैलकुलेट किया जाता है, या एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। तो क्या ऑर्डर होता है जिसमें कि इनकी इन एक्सप्रेशंस की, इन मैथमेटिकल इक्वेशंस की कैलकुलेशन की जाती है। तो ये देखेंगे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर ही। फिर हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे बात करेंगे कि जी स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे इनको पाइथन के अंदर क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन से रिलेटेड स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से स्ट्रिंग्स को अपने प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। फिर हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे कि जी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन डिसीजन स्ट्रक्चर्स में जो उनके फैसिलिटेटेड ऑपरेटर्स हैं, जो उन डिसीजन स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिसीजन लेने में हमें हेल्प आउट करते हैं ह्यूमन बींग्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, वो कौन कौन से हैं, जिसमें कि हम जो सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज़ होते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स के अंदर वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, उनकी बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं। इन टॉपिक्स के बाद जब ये हमारे आज की ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो कुछ हम प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ एडिशनल स्टफ़ हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि वो क्या है। जैसे कि हम एसकी आर्ट को देखेंगे, पाईफिगलेट मॉड्यूल को देखेंगे, टर्म कलर को देखेंगे। एंड देन हम इन 3 मॉड्यूल्स को देखने के बाद, इन 3 चीज़ों को देखने के बाद, हम कुछ स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम करेंगे। छोटे से प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, जो कि एक आप मिनी असाइनमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स टाइप के होंगे छोटे से, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे जो भी आपने लर्निंग की है उसको प्रैक्टिस करने में। और ये है कि आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, कि आपको इन चीज़ों पर काम आता है और आप ये प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जिसमें कि पहला जो प्रोजेक्ट है वो बीएमआई कैलकुलेटर होगा, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, वो हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। रेस्टोरेंट का बिल किसी भी का हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे। एंड देन फिर हम एक ऑरोस्कोप टेलर एप्लीकेशन बनाएंगे कि वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम आज की क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले ब्रीफ सी, थोड़ी सी क्विक रिव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। देखें, लेक्चर 1 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जी एक हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में और इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। फिर एक हाई लेवल लैंग्वेज किस तरीके से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, और फिर वो कंप्यूटर सिस्टम्स को एज अ इनपुट फीड की जाती है, उसकी स्टेटमेंट्स, उसकी इंस्ट्रक्शंस, और उसके ऊपर फिर कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो डिज़ायर्ड एक्शंस लेते हैं जो कि आपने उस प्रोग्राम में लिखे हुए होते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है तो वो एक फेज से पास आउट होके और कंप्यूटर सिस्टम्स के पास जाता है। वो फेज़ कहलाता है उसका कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन फेज़। अगर हमारे पास एक पाइथन की लैंग्वेज में हमने एक प्रोग्राम लिखा है और वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और वो प्रोग्राम हम जब कंपाइल करते हैं या उसको पाइथन के इंटरप्रेटर को देते हैं, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ये भी हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जी एक होते हैं जिनको कंपाइलर्स कहा जाता है, जो एक दफ़ा में पूरे प्रोग्राम को रीड करके और आपको तमाम एरर्स जो प्रोग्राम के होते हैं वो डिस्प्ले कर देते हैं। और एक होते हैं इंटरप्रेटर्स, जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करते हैं और जिस लाइन में एरर होता है सिर्फ उसी लाइन को इंडिकेट करते हैं और अपने प्रोग्राम को वहीं पे टर्मिनेट कर लेते हैं। वो सारे एरर्स को एक साथ रीड नहीं करते, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इंटरप्रेटर्स। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है।
इसमें जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है वो इंटरप्रेटर्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अगर किसी को मज़ीद इसकी डिटेल चाहिए हो तो हमारा लास्ट लेक्चर जो हमारे टेकवर्ड्स 51 के चैनल पर है, रिकॉर्डेड अपलोडेड है, वो देख सकता है। तो उसमें बड़ा डिटेल में हमने ये डायग्राम भी समझाई और बताया है, ठीक है। तो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्यों चाहिए भाई? क्यों? कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझते हैं। ह्यूमन बीइंग, मैं प्रोग्रामर हूँ, आप प्रोग्रामर हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे इंसान प्रोग्रामर्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। वो उनको हाई लेवल लैंग्वेज में काम करना आता है, उसके अंदर वो प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो वो अपना प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम्स को कैसे समझा सकते हैं? वो वाया लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होता है काम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके हाई लेवल प्रोग्राम को एज अ इनपुट लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में और देन फीड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को। और कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क होते हैं वो फिर 1-0 की लैंग्वेज को समझकर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, जो भी टास्क आपने उनसे परफॉर्म कराना होता है। यही बुनियादी आपका ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने का। लास्ट क्लास में मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कंप्यूटर प्रोग्राम की, भाई क्या होती है। एक स्ट्रक्चर्ड अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक गोल, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम इसमें इस लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर 2 की। इसमें हमने सबसे पहले हम आते हैं डेटा टाइप्स पे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम देखें तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जी वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास किसी भी समझ ले कि टेम्परेरी स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं। हमने ये बताया था आपको कि भाई टेम्परेरी स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं। अगर आप एक वेरिएबल को, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया को एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एक नाम देते हो, ठीक है, और ये नाम आपका जाकर कहाँ पर बन जाता है? ये मेमोरी में बन जाता है। तो वेरिएबल जो होते हैं बेसिकली, वेरिएबल्स आर टेम्परेरी मेमोरी ब्लॉक्स। मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। जब आपने ये माई वेरिएबल, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको एक वैल्यू असाइन की, तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया बन जाएगा आपका। ये इसको मैं इसको कह रहा हूँ, ये स्टोरेज बन जाएगी, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। और कहाँ बनेगा? रैम के अंदर। और रैम के अंदर इस माई वेरिएबल के वैल्यू को, माई वेर के वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी? जो वैल्यू आपने इसमें दी है। लेट्स से यहाँ इस पर हमने जॉन दिया तो वो जॉन असाइन हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसको सपोज कर लें, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है, ये इसको इस तरह सपोज कर लें कि ये क्या है? ये मेमोरी एरिया है आपका। इस मेमोरी एरिया में ये मेमोरी एरिया है। लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ कि ये रैम है आपकी, सॉरी, ठीक है। तो ये मेमोरी एरिया है आपका। तो ये वेरिएबल्स का काम होता है। वेरिएबल्स क्या हैं बेसिकली? दीज आर टेम्पररी स्टोरेज कंटेनर्स फॉर होल्डिंग स्पेसिफिक वैल्यू। किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए अगर हमें प्रोग्राम में कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, लेट से हमने 0 और 1, 2 और 3 को यूज़ करते हुए कोई न्यूमेरिक वेरिएबल्स लेने हैं और उन पे हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो मुझे उनको वेरिएबल्स में होल्ड करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो वो टेम्पररी तौर पे स्टोर होंगे और उसके बाद मैं फिर उन वेरिएबल्स के थ्रू जो भी मैं उन न्यूमेरिक डेटा आइटम्स पे कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ, वो कैलकुलेशन करके उसका रिजल्ट, लेट से मैं 2 नंबर्स का सम लेना चाहता हूँ तो मैं सम ले सकता हूँ। एक नंबर में एक वैल्यू लूँगा, 9 फर्ज कर लें। लेट से मैं इस तरह से कहता हूँ कि जी एक वेरिएबल है, उसका नाम है v1, उसको वैल्यू मैंने असाइन की 10। एक वेरिएबल है v2, उसको वैल्यू असाइन की 20। अब मैं अगर इनका सम लेना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक और वेरिएबल लूँगा v3, उसको मैं v1 प्लस v2। तो v1 और v2 का जो सम होगा, v1 रिप्रेजेंट करेगा, इट्स अ नेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू 10। तो जो वैल्यू 10 है जो v1 को असाइन हुई हुई है, v1 इसको इस वक्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। v2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को, जो उसके अंदर असाइन हुई हुई है। तो ये बेसिकली क्या हुए? ये स्टोरेज कंटेनर्स हो गए हमारे पास, स्टोरेज एरियाज हो गए, कंटेनर्स हो गए, टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज हो गए। ये सारे नाम वेरिएबल्स के होते हैं। तो जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू स्टोर करवानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। फिर हमने इसकी बताई थी कि वेरिएबल्स की कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वेरिएबल प्रॉपरली पाइथन में डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। तो वो रूल्स भी थे, वो ये देख लीजिएगा। ये रूल्स हमने बताए थे लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल से, तो मैं फिर नहीं जाऊंगा इनको बताने के लिए। तो हमने इन रूल्स को भी देखना होता है
कि क्या जो मैं वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहा हूँ या मैं जो वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहा हूँ क्या वो इन रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है, ठीक है जी। तो ये वेरिएबल का रोल था। तो अब ये हमने चीज़ें लास्ट क्लास में कवर कर ली थी बड़े अच्छी तरीके से। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि जी डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स क्या होती हैं जी, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो इंटीजर वेरिएबल हो, चाहे वो फ्लोट वेरिएबल हो, चाहे स्ट्रिंग वेरिएबल हो, चाहे वो बूलियन वेरिएबल हो, उसकी एक टाइप होती है, उसको एक टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोग्राम में। चाहे कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, वो जब भी उसके अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल्स को बनाया जाता है, तो उस वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होती है जिसको उसकी डेटा टाइप कहा जाता है। उसमें किस टाइप का डेटा आप स्टोर करेंगे, जब अभी हमने बात की ना, हमने ये कहा कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं, जस्ट लाइक अ जार, जस्ट लाइक अ कोई भी बॉक्स होते हैं। उस बॉक्स के अंदर आप कोई चीज़ प्लेस करते हैं ना, तो वो किस टाइप की चीज़ है जिसको आप प्लेस करते हैं, उस कंटेनर में क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। तो वो उसकी डेटा टाइप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, अपने प्रोग्राम में एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, तो उसकी डेटा टाइप इंटीजर कहलाएगी। अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ कि जिसमें मेरे पास जो डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे, यानी डेसिमल पॉइंट बेस्ड नंबर होगा, वो प्रॉपर होल नंबर नहीं होगा, वो 0 1 2 3 4 नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा नंबर होगा 4.5 4.6 7.1 7.2 पॉइंट के बाद डेसिमल उसकी कुछ प्लेसेस होंगी, तो वो मैं फ्लोट की डेटा टाइप में स्टोर करूंगा। अगर मैं कोई सेट ऑफ करेक्टर्स को स्टोर कर रहा हूँ, फर्स्ट कर ले मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनपुट ले रहा हूँ आपसे, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी डेटा टाइप क्या लेंगे, वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगी। अगर आप यस और नो की फॉर्म में कोई इनपुट लेना चाहते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में कोई इनपुट लेना चाहते हैं, तो फिर आप क्या लेंगे, अपनी डेटा टाइप, उस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप बन जाएगी, वो बूलियन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, पाइथन में और दूसरी लैंग्वेजेस में फ़र्क ये है कि पाइथन एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है कि जिसमें आप जब वेरिएबल को बनाते हैं, तो उस वक्त उसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं उस वेरिएबल के अंदर, उसके अंदर जिस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी वही टाइप बना देता है। उसमें आपको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता पाइथन में कि मैं ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये बूलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, या ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। नहीं, ये बताना नहीं पड़ता। तो पाइथन जो ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में, जिसको हर कोई इंसान कर लेता है, हम ये बात की थी कि भाई इसमें तो डॉक्टर्स भी कर रहे हैं पाइथन को, इंजीनियर्स भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो कर ही रहे हैं, प्रोग्रामर्स तो कर ही रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, हर एज ग्रुप के लोग जो हैं इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे उनका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बहुत कोई प्रोफेशनल हैं, कोई भी हैं, वो सब पाइथन कर रहे हैं। उसकी रीज़न यही है, पाइथन इंतहाई आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल जस्ट लाइक प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसकी ब्यूटी ये है पाइथन की कि उसमें इस तरह की बहुत सारी आपको आसानियाँ, बहुत सारी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि मैंने एक बताई कि अगर आप जावा में काम करें, सी शार्प में काम करें, अगर आप और किसी लैंग्वेज में काम करें जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, तो वहाँ पर आपको जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे उसके साथ आपको डेटा टाइप बतानी पड़ती है, एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ती है। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में ऑटोमेटिकली जब आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो अपनी टाइप खुद ब खुद एवेलुएट कर लेता है, इन्फर कर लेता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल होगा। अगर आप उसमें इंटीजर वैल्यू असाइन करेंगे तो वो इंटीजर बन जाएगा। अगर आप उसमें फ्लोट वैल्यू, डेसिमल पॉइंट या प्लेसेस वाली वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वही बन जाएगा फ्लोट। अगर आप उसको करेक्टर असाइन करेंगे तो वो करेक्टर बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर आप उसको बूलियन वैल्यू असाइन करेंगे तो वो बूलियन बन जाएगा। तो ये बहुत आसानियाँ हैं पाइथन की, जिसमें हमें ये इस चीज़ में कोई जिसे कहते हैं ना कि इस पे हमें कोई गौर व फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जबकि होती है, करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए भाई, इसका ख्याल रखना चाहिए कि आप सही डेटा टाइप को जो है वो चूज़ करें। जब आप न्यूमेरिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंटीजर्स को यूज़ करें, ऐसा नहीं करें कि आप स्ट्रिंग्स को यूज़ करना शुरू हो जाएँ या आप बूलियन को शुरू हो, तो फिर प्रोग्राम आपका एरर देगा। लेकिन जिस तरीके से दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर होता है कि वहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट बताना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए पाइथन जो है वो एक, जिसे कहते हैं ना कि लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट करें, आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एक होती हैं जो स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस कहलाती हैं।
कुछ होती हैं जो कि स्ट्रिक्ट टाइप नहीं होती, नॉन स्ट्रिक्ट टाइप होती हैं। ठीक है, तो पाइथन जो है उसमें वो टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है टाइप की, तो पाइथन जो है इस कैटेगरी में आती है, नॉन स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज है। जबकि स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जैसे कि जावा है, सी शार्प है, टाइप स्क्रिप्ट है, ये सारी स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है डेटा टाइप को, अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए, और उसमें आपके प्रोग्राम में एरर आएंगे अगर आप इनमें स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस में अगर आप डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करेंगे, डेटा टाइप बताएंगे नहीं उसकी कि वो क्या है, इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, अदरवाइज। सही, तो ये तो इसका अब हमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको बता भी देता हूँ करके कि जी लेट्स से कि आपके पास एक ये आपने एक फाइल बनाई, इसको आप ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने उस लोकेशन पर आएंगे कि जहाँ पर हमने अपना पाइथन का कोड डेवलप कर रहे हैं, ये पाइथन कोड डी ड्राइव में जैसे मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसमें लेक्चर 2 आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं आता हूँ, CMD, और यहाँ पे मैं कोड, ताकि मेरे इसी फोल्डर से रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो जाए। ठीक है जी, ये मेरा फोल्डर मेरा ओपन हो गया, प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक नई फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने एक नई फाइल क्रिएट की और उस फाइल का मैंने नाम रखा demo2, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डेटा टाइप्स को आप किस तरीके से इन्फर करते हैं, बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, और वो डेटा टाइप किस तरीके से इन्फर करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपनी जो डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मेरे पास पहला वेरिएबल जो है, लेट्स से मेरे पास पहला वेरिएबल उसका नाम v1 है, मैंने रखा v1। अब इसको मैंने एक वैल्यू असाइन की 300 की। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं उसको एक होल नंबर असाइन कर रहा हूँ, एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो ये जो होल नंबर और इंटीजर वैल्यू मैंने जब इसको असाइन की तो इसकी डेटा टाइप क्या बन जाएगी, यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट, इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, डेटा टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, अब मैंने सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया v2 और इसको मैंने 5.3 ये एक मैंने इसको वैल्यू असाइन की, तो इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, पाइथन उसकी डेटा टाइप क्या लेगा, इसकी डेटा टाइप हो जाएगी फ्लोट। ठीक है, एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा मैंने v3, ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, और इसको मैंने असाइन की एक करेक्टर, सेट ऑफ करेक्टर्स इसको मैंने असाइन किए, तो लेट्स से तो इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। तो ये किस टाइप का वेरिएबल बन गया, इसकी डेटा टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, इसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है, और इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या है, वो आपके पास स्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक टाइप का फंक्शन होता है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास एक प्रिंट का मेथड में यूज़ करूँ, प्रिंट, और यहाँ पे यूज़ करता हूँ टाइप इज इक्वल टू v1, तो हमारे पास क्या होगी, क्या प्रिंट होगा अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है इसकी। तो ये टाइप का फंक्शन क्या करेगा, वेरिएबल v1 की मुझे डेटा टाइप रिटर्न करेगा कि जो वैल्यू मैंने इसको असाइन की है, पाइथन में क्या होता है, जो वैल्यू जिस वेरिएबल को असाइन की जाती है उसकी टाइप वही बन जाती है, इसमें आपको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता। ठीक है, लेट्स से अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो देखें क्या प्रिंट होगा कि आपके पास जो इसकी क्लास देखें, ये इसकी प्रिंट हो गई टाइप, ये प्रिंट हो गई टाइप। तो ये क्लास INT, इसने कहा, पाइथन ने क्या रिटर्न किया प्रिंट के ऊपर, क्लास INT, ये टाइप के फंक्शन ने क्या रिटर्न किया प्रिंट के फंक्शन को, क्लास INT। पाइथन में हर चीज़ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है,
पहली तो चीज़ ये समझ लें। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग, ये हम आगे जब पाइथन को मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपने इंशाल्लाह जो हमारा 8 या 9th लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। और अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट्स के, क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का लेक्चर देखिए जो कि हमने टेक कोर्स 51 के यूट्यूब के चैनल पर मौजूद है। वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से रिलेटेड हमारे लेक्चर्स देखिए, उसमें हमने बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। हम पाइथन में भी ये चीज़ें कवर करेंगे, डोंट वरी। बट यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब आपने टाइप V1 लिया तो इसको इंटीजर इसने आपको रिटर्न किया, और इंटीजर के साथ एक और इसने कीवर्ड यूज़ किया क्लास का। इसका मतलब है कि यहाँ पर INT जो है वो एक इंटीजर जो है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लास का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है INT। तो पाइथन में हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये बात समझिएगा, ठीक है। हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो सिमिलरली चलें, अब ये तो बात हो गई कि जब हमने V1 की टाइप प्रिंट की, अब हम V2 की प्रिंट करते हैं। V2, अब हम देखते हैं कि हमारे वेरिएबल V2 की क्या डेटा टाइप है। हालांकि हमें पता है कि पाइथन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी डेटा टाइप फ्लोट है, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट का नंबर है ना, तो इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। अब हम प्रिंट करके देखते हैं। तो पहले प्रिंट होगी टाइप, यानी पहले हम इसको इस तरफ कर लेते हैं, प्रिंट डेटा टाइप ऑफ V1 की डेटा टाइप। नाउ प्रिंट डेटा टाइप ऑफ V2। अब V2 जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे प्रिंट डेटा टाइप ऑफ V3। हाँ, V3 की डेटा टाइप प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंट करते हैं प्रिंट टाइप V3, ठीक है। तो हम ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को प्रिंट करके देखते हैं कि इनकी डेटा टाइप क्या है। तो ये हमारे पास पहले ही देखें, V1 की जो डेटा टाइप थी, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई V1, प्रिंट डेटा टाइप ऑफ V1 की डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर आ रही है। फिर क्या हुआ, डेटा टाइप ऑफ V2 की डेटा टाइप हमारे पास क्या आई, फ्लोट आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, डेटा टाइप ऑफ V3 क्या था, मेरे पास सेट ऑफ करेक्टर्स थे जो कि मैंने स्टोर किए इस वेरिएबल V3 के अंदर। तो जब इसमें सेट ऑफ करेक्टर्स जो हैं उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। पाइथन में जो सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में जो सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं, उनको अगर आप उनको जब एक्यूमुलेट करके किसी भी एक वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या क्या, क्लास str है। V3 की क्लास क्या है, यानी V3 की जो डेटा टाइप है वो क्या है, str प्रिंट हो गई। तो ये टाइप का फंक्शन आपको ये करता है कि जो जिस वेरिएबल की टाइप क्या है वो आपको बता देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पाइथन ने हर वेरिएबल की डेटा टाइप को क्या रखा है। तो मैंने ये कहा ना कि पाइथन एक इतनी आसान लैंग्वेज है और इतनी फ्लेक्सिबल है टाइप्स के मामले में, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है टाइप में। तो आप इस वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करते हैं ना, वो वेरिएबल वही बन जाता है। अभी देखें वेरिएबल V1 जो है वो इंटीजर है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये वेरिएबल V1 को मैं दोबारा से इसी प्रोग्राम में आगे जाके मैं वैल्यू इसको स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ। इसको कह देता हूँ IMV1। अब देखिएगा अभी ऊपर इसकी डेटा टाइप क्या सेट हुई हुई थी, इंटीजर। अब इसकी क्या डेटा टाइप सेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने अब इसको वैल्यू असाइन कर दी, सेट ऑफ यानी करेक्टर्स, यानी कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स असाइन कर दिए मैंने मुख्तलिफ इसको। तो अब इसकी डेटा टाइप क्या सेट होनी चाहिए, स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पर फिर दोबारा से अगेन प्रिंट कराते हैं इसकी डेटा टाइप को। तो हम कहते हैं कि V1 डेटा टाइप नाउ प्रिंट करो। अब तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे डेटा टाइप को, किसी भी वेरिएबल की टाइप का फंक्शन यूज करेंगे और उसमें उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो अब देखिए क्या टाइप प्रिंट होती है। देखें यहाँ पर V1 की डेटा टाइप थी जब पहली स्टेटमेंट यूज हुई, इंटीजर। उसके बाद फिर V2 प्रिंट कराया, V3 प्रिंट कराया, फिर अगेन मैंने क्या किया, इसको एक वैल्यू असाइन की V1 को, वो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की। अब मैंने इसको न्यूमेरिक नहीं दी। तो अब इसने क्या वैल्यू प्रिंट की, टाइप V1 की क्या टाइप, डेटा टाइप सेट हो गई, इंटीजर स्ट्रिंग हो गई सेट, ठीक है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी। तो जो वैल्यू आप जिस वेरिएबल को असाइन करेंगे उसकी डेटा टाइप वही बन जाएगी। ये पाइथन की एक आसानी भी है पाइथन में काम करने की, और एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी आसान सी लैंग्वेज है पाइथन ना। लेकिन ये काम अगर आप किसी C# में या जावा में करेंगे ना, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगी। वो बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पर डेटा टाइप को बहुत फोर्सफुली, यानी कि जिसे कहते हैं ना, इन्फोर्स किया जाता है, ठीक। तो जहाँ पे कुछ आसानी है तो वहाँ पे कुछ नुकसानात भी होते हैं।
ठीक है, तो ये ट्रेड ऑफ होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर डेटा टाइप्स को हमने देख लिया। चलें अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमने देखा, हमने ये भी समझ लिया कि भाई पाइथन एक नॉन स्ट्रिक्ट टाइप की लैंग्वेज, इतनी ज़्यादा टाइप रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जावा C# वो बहुत स्ट्रिक्टेड लैंग्वेज हैं, स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस हैं। हमने फंडामेंटल बुनियादी टाइप्स पढ़ी। इंटीजर होते हैं जो कि होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स जनाब? ये होल नंबर्स होते हैं। ठीक है। फ्लोट क्या होते हैं? ये डेसिमल पॉइंट नंबर होते हैं। फ्लोट इनको क्या कहा जाता है? डेसिमल पॉइंट नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं जी? सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ करेक्टर्स, अल्फाबेटिक करेक्टर्स लाइक ए है, बी है, सी है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। बूलियन क्या होते हैं जनाब? बूलियन ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या वैल्यू आ सकती है? ट्रू और फॉल्स। एक हम बूलियन वेरिएबल भी डिक्लेयर करके देखते हैं। ठीक है, चलें यहीं पर मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, बल्कि यहीं हम डिक्लेयर करते हैं बूलियन वेरिएबल, उसका नाम रखते हैं b1 उसको वैल्यू असाइन करते हैं ट्रू। ठीक, फिर एक मैं और वेरिएबल लेता हूँ b2, उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो ये मैंने दो वैल्यू असाइन की, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू का मतलब है ये b1 की वैल्यू क्या बन गई? b1 की डेटा टाइप क्या हो गई? b1 की डेटा टाइप हो गई बूलियन। फॉल्स जब मैंने असाइन की b2 को, तो अब इसकी डेटा टाइप क्या हो गई? क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स दो बूलियन वैल्यूज हैं, और जब ये बूलियन वैल्यूज किसी भी वेरिएबल को असाइन होंगी तो उनकी डेटा टाइप बूलियन बन जाएगी। ठीक है, तो हम ये चीज़ प्रूफ करते हैं। ये कैसे? हम क्या करते हैं, हमें पता है हम किसी भी वेरिएबल की टाइप पाइथन में कैसे मालूम करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? टाइप का फंक्शन यूज करते हैं, टाइप, और यहां पर हम यूज करेंगे b1, प्रिंट करते हैं, या इसको पहले हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, लिखते हैं जी डेटा टाइप ऑफ b1। ठीक है, और वहाँ नीचे हमारे पास b1 की डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगी। फिर हम लिखते हैं जनाब प्रिंट डेटा टाइप ऑफ b2। तो ये हमारे पास इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ। ठीक, एंड देन अब हम यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप b2। ठीक है जी, अब हम जरा देख भी लेते हैं भाई ये क्या टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, तो हम दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और हमारा फोकस अब ऊपर वाली टाइप्स पे नहीं होगा बल्कि बूलियन डेटा टाइप्स पे होगा। ठीक है, प्रिंट करें, देखें b1 की वैल्यू क्या आई, b1 की क्या डेटा टाइप उसने बताई कि ये बूल टाइप का वेरिएबल है। बूल का मतलब बूलियन टाइप का है। सिमिलरली b2 की क्या डेटा टाइप बताई, क्योंकि उसमें फॉल्स वैल्यू असाइन की थी, तो ये क्या है, किस टाइप का है? ये बूल टाइप का वेरिएबल है। याद रखिएगा कि इसमें पाइथन में जो बूलियन टाइप्स हैं, बूलियन वैल्यू हैं, वो टी कैपिटल है, RUE है, केस सेंसिटिव है। फॉल्स की जो वैल्यू जब हम b2 को असाइन करेंगे, तो फॉल्स का मतलब कैपिटल F से स्टार्ट होगा, फॉल्स FALSE। हम ऐसे नहीं लिख सकते। लेट से अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि जी ये फॉल्स, नहीं, ये कोई, देखें इस पे इसने एरर शो कर दिया, नहीं, तो आपने कैपिटल F लेना है बूलियन वैल्यू फॉल्स के लिए। अगर बूलियन वैल्यू ट्रू असाइन करनी है, अगर मैं बोलूँ नहीं मैं स्मॉल t से कर लूँ, नहीं नहीं नहीं, देखें एरर देगा ये। ठीक है, एरर दे रहा है, वो उसको नहीं जानता। ठीक है, तो जो बूलियन ट्रू है वो कैसे स्टार्ट होगा? कैपिटल टी से। तो ट्रू एंड फॉल्स ये हैं जो राइट बूलियन वैल्यूज हैं। तो ये हमने डेटा टाइप्स देखी, करेक्टर को देखा, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को देखा। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हमारे पास दो हैं। कितने टाइप्स की हैं हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स? न्यूमेरिक डेटा टाइप्स दो हैं हमारे पास। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कितनी हैं हमारे पास? वो दो हैं। एक है हमारे पास, उसको हम कहते हैं इंटीजर, और एक है हमारे पास, उसको कहते हैं हम फ्लोट। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास? फ्लोट के बाद है हमारे पास नंबर थर्ड पे क्या आती है हमारे पास, कि जी आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपके पास करेक्टर डेटा टाइप्स हैं। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कौन सी है? स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये आपके पास स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है जनाब, जिसको हम STR भी कह रहे हैं। स्ट्रिंग को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? STR कह रहे हैं, STR, स्ट्रिंग डेटा टाइप। फिर हमारे पास है बूलियन डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं जो चार हैं, जिसमें कि हम ट्रू एंड फॉल्स को ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बूल, बूल। ठीक है,
तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स, हमारी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को नॉर्मली हम न्यूमेरिक इंटीजर बेस्ड या न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक मैनिपुलेशंस में यूज़ करेंगे, इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग को हम जब हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का या स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट लेना हो या उसको मैनिपुलेट करना, उसको यूज़ करेंगे। बूलियन डेटा टाइप्स को नॉर्मली हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारी यूटिलाइज होंगी एज अ डेटा टाइप इन आवर इन पाइथन एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और उसके अंदर हम ये चीज़ें सारी रखेंगे अपने प्रोग्राम में कि जी हम डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए कैसे अपने प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस और चीज़ों को डेवलप करेंगे। अब अगर ये चीज़ें हमें क्लियर थी, तो अब हम आ जाते हैं, जब हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को पढ़ा है तो अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। हर लैंग्वेज की तरह पाइथन के अंदर भी जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या हैं वो देख लें। वो एक्सपोनेंट्स के ऑपरेशंस हों, चाहे डिवीजन के हों, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के हों, वो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे अप्लाई होते हैं। तो हम करके देखते हैं जी। हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले num1, उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 10। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं num2, उसको वेरिएबल असाइन करते हैं उसको 2। ठीक है, बल्कि इसको ले लेते हैं वैल्यू हम 5। ओके, नाउ प्रिंट, हमने एडिशन फंक्शन परफॉर्म करना है। प्रिंट, नाउ प्रिंट करें एडिशन। तो एडिशन के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर को। एडिशन के मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो प्लस ऑपरेटर होता है तो उसमें हम सम कैसे लेंगे, हम प्रिंट करते हैं जनाब प्रिंट num1 प्लस सॉरी रिजल्ट को लेंगे हम रेस, एक वेरिएबल लिया num1 प्लस num2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, वो आना चाहिए हमारे पास 10 प्लस 5। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, num1 की वैल्यू हो जाएगी 10 और num2 की वैल्यू होगी 5। 5 प्लस 10 15। 15 असाइन होगा किसको, देखें असाइन भी हो गया, वो होगा रिजल्ट के वेरिएबल को। इसको हम रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रिजल्ट लिखते हैं। तो हमारे पास ये एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो गया। हम इसको प्रिंट करते हैं तो एडिशन की वैल्यू क्या आई 15, क्योंकि हमने num1 num2 ये दो वेरिएबल्स लिए, दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। अगर आप इनकी टाइप प्रिंट कराएंगे तो वो न्यूमेरिक आएगी, अगर यानी कि इंटीजर आएगी int। तो एडिशन का फंक्शन इस तरीके से हो गया। अब हम एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं भाई सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है, उसके लिए मैंने यही दोबारा से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने टाइटल दिया सब्ट्रैक्शन, जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर जैसे आप बनाते हैं उस तरीके से। बहुत आसान सी चीज़ है। तो नम जहाँ पे प्लस यूज़ किया था यहाँ माइनस का ऑपरेटर यूज़ होगा और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा num1 माइनस num2, यानी कि 10 माइनस 5, क्या आंसर आएगा 5। तो ये हमारे पास देख लेते हैं क्या आंसर आया। एडिशन का आंसर, क्योंकि 10 प्लस 5 15 था, सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 5 5, रिजल्ट प्रिंट हो गया नीचे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम परफॉर्म करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले प्रिंट करें कि किस टाइप का आप ऑपरेशंस बना रहे हैं। आप ऑपरेशन बना रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोबारा से रेस का वेरिएबल लिया, रिजल्ट का वेरिएबल लिया और रिजल्ट के वेरिएबल में num1 स्टैरिक साइन मल्टीप्लिकेशन साइन है num2, दोनों को मल्टीप्लाई किया। 10 5 जा 50, ये प्रिंट होना चाहिए रिजल्ट। अब आप इस रिजल्ट को प्रिंट कराएं। ठीक है, दोबारा से प्रोग्राम को चलाएं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। num1 की वैल्यू 10 है, num2 की वैल्यू 5 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 और 50 को आपने प्रिंट करा लिया। सिमिलरली आप डिवीजन करके देख लें, प्रिंट डिवीजन, सॉरी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि num1 रिजल्ट की वैल्यू को असाइन करेंगे num1 डिवाइडेड बाय num2। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं जो भी हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट हम प्रिंट करते हैं। अब रिजल्ट में एक चेंज आएगा, सॉरी, num1 डिवाइडेड बाय num2, इनवैलिड सिंटैक्स, वेट, अच्छा ठीक है, num1 डिवाइडेड बाय num2,
रिजल्ट num1 डिवाइड बाय num2। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है वो, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो हम प्रिंट कराते हैं num1 डिवाइड बाय num2 एंड रिजल्ट हमारे पास आया 2.0। अच्छा, अब रिजल्ट में आपने एक चेंज देखा, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन को ले लें, सब्ट्रैक्शन को ले लें, एडिशन को ले लें, तो जब भी मैंने num1 और num2 को ऐड किया तो मेरे पास एक इंटीजर या होल नंबर आया। सब्ट्रैक्शन मैंने की num1 में से माइनस किया num2 तो भी मेरे पास एक इंटीजर और एक होल नंबर आया। जब मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया num1 मल्टीप्लाई बाय num2 तो भी मेरे पास आंसर जो है एक होल नंबर 50 आया। लेकिन जब मैंने डिवीजन की है तो मेरे पास आंसर 2.0 आया, यानी कि एक डेसिमल पॉइंट का नंबर आया जिसकी डेटा टाइप इंटीजर नहीं है, ये एक फ्लोट है। तो इसका मतलब है जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डेटा टाइप रिट्रीव होगी या हमें जो रिटर्न होगी डेटा टाइप वो फ्लोट होगी डेटा टाइप। ठीक है, तो वो फ्लोटिंग नंबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की है, जब भी डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमें फ्लोट टाइप का नंबर जो है वो रिट्रीव होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें फ्लोटिंग टाइप का नंबर नहीं चाहिए जब वाइल परफॉर्मिंग डिवीजन, बल्कि हमें इंटीजर टाइप का ही होल नंबर चाहिए, तो इन दैट केस क्या करते हैं कि हम डिवीजन की एक और ऑपरेशन, यानी कि डिवीजन का एक और सिंबल होता है जो कि आपको एक इंटीजर टाइप रिटर्न करता है, होल नंबर रिटर्न करता है। उसमें आप सिंगल डिवीजन नहीं बल्कि डबल डिवीजन साइन को यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए कि क्या वैल्यू आती है आपके पास। डिवीजन एज होल नंबर, ये हो गया डिवीजन एज डेसिमल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, लेट से इसको हम प्रिंट करते हैं। अब ये देखें, देखा आपने, जब मैंने डबल डिवीजन साइन को दो फॉरवर्ड जो हमारे स्लैशेस हैं उनको यूज किया है, बैक स्लैश को, तो हमारे पास क्या आया, उसने मुझे क्या रिटर्न किया, जब num1 डबल डिवाइड साइन को मैंने यूज किया, डबल बैक स्लैश साइन को यूज किया है, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक होल नंबर रिटर्न आया। ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए, लेकिन ये थोड़ा सा जो डबल डिवीजन वाला है ना, इसको आपने बड़ा केयरफुली करना है, क्योंकि इससे अगर आप कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई पेरोल बना रहे हैं, कोई सैलरी टाइप की एप्लीकेशन, कोई एचआर में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, उनकी सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि जो नंबर प्लेसेस पॉइंट के बाद होते हैं, वो भी मैटर करते हैं, उससे अमाउंट चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जब सेंसिटिव कैलकुलेशंस कर रहे हो तो वहाँ पर फिर आप डेसिमल के साथ ही नंबर्स को यूज़ करें, क्योंकि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होती हैं उनकी भी वर्थ होती है फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था आपकी कि भाई आप अगर आप होल नंबर रिटर्न करना चाहते हैं तो अगर आप डबल डिवीजन को यूज़ कर लेंगे तो फिर आपके पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नहीं बल्कि आपके पास एक इंटीजर नंबर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, आपने देख लिए कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे। अब हम ऑर्डर ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जी ये क्या होता है। हम मैट्रिक्स से लेकर और इंटर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन, मास्टर्स तक हमें एक रूल बताया गया है कि जी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उसका रूल क्या होता है कि उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसमें प्रेसिडेंस को कैसे देखा जाता है मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की। तो उसमें हमें एक रूल बताया गया है जी, वो रूल क्या होता है, पैमडास रूल। पैमडास रूल पैमडास रूल ये होता है कि जब सबसे पहले आपने फर्स्ट एवेलुएट क्या करना है, आपने नंबर 1 फर्स्ट आपने एवेलुएट करना है जनाब पैरेंथेसिस को। ठीक है जी, जो मेरे पास पैरेंथेसिस होंगे मैं सबसे पहले उनको एवेलुएट करूंगा। ठीक है जी, पैरेंथेसिस को। नंबर 2 एवेलुएट आपने करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंट्स को, जिनको मैं पावर कहता हूं, एक्सपोनेंट्स। नंबर 3 आपने क्या करना है जी, आपने मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन को, सॉरी इसको पैमडास कहते हैं, मैं एम मिस कर गया, पैमडास। तो थर्ड आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ आपके पास क्या है, डिवीजन। फिफ्थ आपके पास क्या है, एडिशन। फिर आपने एडिशन को देखना है। फिर सिक्स्थ आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है,
यानी अगर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एक इक्वेशन हमें दी हुई है, मैं अभी आपको करके भी इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, तो उसमें आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है उस इक्वेशन को, उसमें आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी कैसे कि जिसमें मिक्सचर ऑफ ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन साइन भी यूज हो रहा है, डिवीजन साइन भी यूज हो रहा है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एक्सपोनेंट्स भी हैं, पैरेंथेसिस भी हैं, तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीकेकार क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये दोनों सेम लेवल पर होती हैं, यानी कि आपके पास अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों हैं तो आप उसको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन जाना आपने लेफ्ट टू राइट है, मैं भी आपको करके दिखाता हूं। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनका जो प्रेसिडेंस लेवल होता है वो सेम होता है, प्रेसिडेंस लेवल कहलाता है। ठीक है, और एक्सपोनेंट्स हैं और पैरेंथेसिस हैं, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है पैरेंथेसिस की, उसके बाद होती है एक्सपोनेंट्स की, यानी जिनको हम पावर्स कहते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर, अलजेब्रा के अंदर हम जो पावर्स होती हैं हमारी वो कहलाती हैं एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं उनको। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की फिर सेकंड प्रेसिडेंस होगी, और फिर जो फोर्थ होगी प्रेसिडेंस वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होगी। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखते हैं जरा, ताकि हम इसको जरा वेरीफाई भी कर लें। पेमडास रूल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं इनको मैं अभी डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है लेट्स से कि एक नंबर है, मैं यहां से आपको करके दिखाता हूं। एक है नम, उसका नाम मैंने रखा नम, एक वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा अब इस वेरिएबल में हम कर क्या रहे हैं, बल्कि एक एक्सप्रेशन लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एम एक्स के नाम से लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं, और उसमें हम कर क्या रहे हैं कि जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 ओके प्लस 3 माइनस 3। अब ये एक मेरे पास मैथमेटिकल मैंने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें डिफरेंट नंबर्स हैं। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें तो मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर ये रहा, ये मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिवीजन ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, इसमें प्लस भी यूज हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी यूज हो रही है। तो ये मैं ऑर्डर कैसे, मैं इसको किस तरह से, किस फॉर्म में, क्या मैं 3 माइनस 3 पहले करूंगा या 3 प्लस 3 पहले करूंगा, डिवीजन पहले करूंगा, मल्टीप्लिकेशन पहले करूंगा। तो यहां पर हमारे पास पेमडास रूल काम आता है, जहां पर हमने लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी ये लेफ्ट टू राइट जाना है इस तरह से, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑर्डर भी सबसे ज्यादा हाई किसका है, अगर हमें पैरेंथेसिस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, हमें एक्सपोनेंट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, हमें क्या मिल रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आएगा 9। ठीक है, क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेट हुआ 9 आया। फिर क्या होगा जनाब, जो भी 9 आंसर आएगा, फिर क्या मिल रहा है सिंबल, मुझे मिल रहा है डिवीजन का। ठीक है, तो मैं फिर उसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और डिवाइड जो है वो प्लस माइनस से हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेशन है। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस देखें तो उसका प्रेसिडेंस लेवल 4 है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस लेवल 3 है, हायर प्रेसिडेंस के नंबर हैं, हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले हम जो हायर प्रेसिडेंस के होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने एक तो कर लिया, मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अब जो भी रिजल्ट मेरे पास 9 आया उसको 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 3। ठीक है, तो जो भी मेरे पास आंसर आया है 3, अब वो 3 के बाद, अब ये डिवीजन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अब मुझे नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा मिल रहा है, मुझे मिल रहा है प्लस साइन, लेफ्ट टू राइट में। तो मैं फिर प्लस का देखूंगा, प्लस और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम लेवल पर हैं, लेकिन पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है लेफ्ट टू राइट में, यानी यहां से अगर मैं स्कैन करता हुआ आ रहा हूं इस इक्वेशन को, तो सबसे पहले क्या पढ़ रहा है, मुझे प्लस पढ़ रहा है। तो मैं फिर क्या करूंगा, जो भी मेरे पास आंसर आया था 3 था, उसके अंदर क्या कर दूंगा, 3 को ऐड कर दूंगा, इस 3 को मैं ऐड कर दूंगा। जब मैं इस 3 को ऐड करूंगा तो क्या आंसर हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा आंसर 6। तो अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आया, ऑपरेटर माइनस साइन। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 6 माइनस 3, आंसर क्या आना चाहिए, 3। तो ये इस तरीके से ये 3 कैलकुलेट हुआ है।
ठीक है, तो अब हम इसको करके भी देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं अपनी चीज़ों को। कैसे वेरीफाई करते हैं कि इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये प्रोग्राम पे असरअंदाज ना हो, और मैं अपने मैक्स को प्रिंट कराता हूं। तो मैक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? मैक्स की वैल्यू आनी चाहिए, आंसर आना चाहिए 3। ठीक है, तो मैं प्रिंट कराता हूं जनाब वेरिएबल को, मैक्स को, बल्कि इसको बहुत अच्छा सा मीनिंगफुल नाम देते हैं, इसको पैमडास नाम दे देते हैं, पैम डैस। ठीक है, तो मैं पैमडास को प्रिंट कराता हूं। पैमडास की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? 3 आनी चाहिए वैल्यू। देखे ना, 3 प्रिंट हुई, लेकिन 3 कौन सा प्रिंट हुई? फ्लोट। क्यों फ्लोट प्रिंट हुई? क्योंकि इसके अंदर डिवीजन का ऑपरेटर यूज हो रहा है। अच्छा, अगर मैंने इसको डेसिमल बनाना है तो मैं क्या करूंगा इसकी जगह पर? ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर्पस हम इसको डबल, अगर हम डिवीजन साइन को यूज करें तो यही वैल्यू मेरी क्या हो जानी चाहिए? कन्वर्ट हो जानी चाहिए फ्लोट से नंबर में, या होल नंबर में कन्वर्ट हो जानी चाहिए डेसिमल से। तो हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। तो देखिए अब मेरे पास क्या आया? इंटीजर नंबर आया, होल नंबर आया, ड्यू टू दिस डबल डिवीजन नंबर, डबल डिवीजन सिंबल। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक होल नंबर रिटर्न करता है। तो ये आपने पेमडास को देख लिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैरेक्टर्स की जो डेटा टाइप होती है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे हमने देखा कि हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को, लाइक फ्लोट हो गई, इंटीजर हो गई, उसको हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ किया ना। इसी तरीके से हम अब करेक्टर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, और उसके कुछ प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ रह गई जो कि मुझे बतानी है, वो ये कि एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, पावर्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या सिंबल होता है। अच्छा, अब जैसे देखें, अभी आपके पास जो भी आंसर आया पैमडास का, जो भी आंसर आया, तो मैं कह रहा हूँ पैमडास का जो भी आंसर आया, अगर मैं पैमडास की वैल्यू जो भी आई, मैं कह रहा हूँ उसका स्क्वायर लो, तो मैं डबल स्टेरिक साइन यूज करूंगा, और आगे जो भी मुझे एक्सपोनेंट रेज करनी है, यानी ये हो गया पैमडास की पावर 2। पैमडास की पावर, यानी अगर मैंने ये लिखना है पैमडास की पावर, हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, पैमडास की पावर 2 या पैमडास रेज टू द पावर 2, तो ये हम इसको इसी तरह लिखेंगे ना। लेकिन पाइथन में इसको किस तरह लिखते हैं? पावर का सिंबल क्या होता है? डबल स्टेरिक, डबल स्टेरिक पावर का सिंबल। तो पैमडास की वैल्यू क्या आई? हमारे पास वैल्यू क्या आई? 3 रिटर्न हुई ना। तो 3 की वैल्यू को जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो 9 हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो स्क्वायर्ड वैल्यू है वो आनी चाहिए, देखिए 9 प्रिंट हो गया, हो गया ना 9 प्रिंट। इसी तरीके से आप अगर क्यूब करते हैं पैमडास का तो 27 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, देखें 27 हो गया प्रिंट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का तरीका है जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे हम यूज़ करते हैं। और इसमें हमने ये देख लिया कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, उनका प्रीसिडेंस ऑर्डर कैसे एवेलुएट होता है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये याद रखिएगा, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगी कैलकुलेशन। लेफ़्ट टू राइट जाना है, और ये प्रीसिडेंस ऑर्डर है। सबसे पहले पैरेंथेसिस है, फिर एक्सपोनेंट्स हैं, फिर एक्सपोनेंट्स हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर होता है कैलकुलेशंस का। ठीक, तो अब हम चलते हैं स्ट्रिंग्स की तरफ। हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं कि जी स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो कैसे कैरेक्टर डेटा टाइप पे अप्लाई होते हैं। ठीक है जी, तो हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस को देखते हैं कि जी हम स्ट्रिंग्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और वो कैसे डिक्लेयर होते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स, और उन पे हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। लेट्स से एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल s1 लिया, उसमें मैंने वैल्यू ली हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम पाइथन में किसी भी वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू टाइप, वो वही उसकी डेटा टाइप बन जाती है। तो अब ये चूंकि सेट ऑफ करेक्टर्स हैं, वो मैंने असाइन किया इस वेरिएबल s1 को, तो s1 की डेटा टाइप क्या हो जाएगी? वो स्ट्रिंग हो जाएगी। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली s1 लिखेंगे, और हम स्क्रीन पे देखते हैं हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? अब हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे आते हैं। देखें जी, स्ट्रिंग ऑपरेशंस पाइथन के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली, जिसे कहते हैं ना कि बहुत
स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के हवाले से, स्ट्रिंग की कैलकुलेशंस के हवाले से, स्ट्रिंग ऑपरेशंस के हवाले से कई फंक्शंस मौजूद हैं। पूरी एक कंप्लीट लाइब्रेरी मौजूद है पाइथन में, जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चंद ऑपरेशंस आपको स्ट्रिंग के जो है वो करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग के करेक्टर्स के केसेस को अपर केस में लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब स्ट्रिंगिंग कैसे की जाती है, स्लाइसिंग कैसे की जाती है स्ट्रिंग्स की। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको ऑपरेशंस करके दिखाता हूँ। स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कैसे किया जाता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाली जाती है। इसके अलावा कई स्ट्रिंग्स के फंक्शंस हैं, कोई 20+ बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। तो डिफरेंट, जिसमें कि आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग की मैनिपुलेशंस में, जिसको कि मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पर वो सारे मेथड्स डिफाइन हैं, वो सारे फंक्शंस डिफाइन हैं, जिनको आप जाकर वहाँ पे यूज़ करके उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं, उनको यूज़ करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस हम अभी इसमें कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप। पहले तो ये कि स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं। जब आप करेक्टर्स असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, उसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस देख लेते हैं कुछ। हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्केटिनेशन का फंक्शन। ठीक है, कॉन्केटिनेशन क्या होती है। कैटिनेशन, कॉन्केटिनेशन में क्या होता है कि आपने अगर दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है, जैसे दो नंबर्स को ऐड करना होता है ना। अब मैंने अगर सम करना है दो नंबर्स को, एक नंबर मैंने 10 लिया, जैसे अभी हमने किया भी अपने प्रीवियस अभी प्रोग्राम में। एक नंबर को हमने 10 लिया नम 1 में, नम 2 को हमने लिया 5, और उन दोनों को ऐड किया तो सम आया उसका 15। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग्स, जब दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना होता है, सम करना होता है, ऐड करना होता है, मिलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्केटिनेशन को यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिंग ऑपरेशन की एक टाइप कहलाती है, एक ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग्स का, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब ये होता है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, ज्वाइन करना। फर्ज कर लें मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग लिया S1, एक और स्ट्रिंग लिया मैंने S2। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। ठीक, अब मैंने क्या करना है, S1 और S2 को कंबाइन करना है। अगर मैं यहां पर इंडिविजुअल प्रिंट कराता हूं तो मैं प्रिंट करा सकता हूं S1 को, प्रिंट S1, S1 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं S2 को प्रिंट कराना चाहता हूँ। S2 की वैल्यू ये पूरा स्ट्रिंग है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। अब मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ S2 को, तो यहाँ पे S2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों वेरिएबल प्रिंट हो जाएंगे। पहले S1 प्रिंट हो गया, फिर S2 प्रिंट हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने S1 को प्रिंट कराना है और S2 को, दोनों को कंबाइन एक लाइन में प्रिंट कराना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को कॉन्केटिनेट करना है। ये मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, ये मेरा टास्क है जो मुझे अचीव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्केटिनेशन को यूज करूंगा। ठीक है, और मुझे करना क्या है कि हेलो वर्ल्ड के बाद मुझे कॉमा देना है, स्पेस देनी है, एंड देन फिर मुझे ये वाला पूरा सेंटेंस, ये वाला पूरा स्ट्रिंग जो है वो इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए यूज होता है प्लस ऑपरेटर। ठीक है, उसको हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। जब दो स्ट्रिंग्स को आप कंबाइन करते हैं, यानी कि मैंने ये लिखा कि S3, एक नया स्ट्रिंग बना रहा हूं, S1 प्लस S2। अब S1 की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। S2 की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। जब ये दो स्ट्रिंग्स के दरम्यान में जब आप प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो दोनों स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर हमें दो नंबर्स के दरमियान जब प्लस का साइन आता है तो वो दो नंबर ऐड हो जाते हैं, उनका सम हो जाता है। लेकिन स्ट्रिंग्स के दरमियान जब प्लस का ऑपरेटर आता है तो वो दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। इस ऑपरेशन को कॉन्केटिनेशन कहा जाता है। तो S1 और S2 दोनों आपस में ऐड होंगे, यानी कि सॉरी कॉन्केटिनेट होंगे, और कॉन्केटिनेट होने के बाद असाइन हो जाएंगे S3, एक तीसरे वेरिएबल को। यानी देखें S3 की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है आपके सामने, देखें नजर आ रही है। इसका जो इंटरप्रेटर है वो, क्योंकि VS कोड के साथ इंटीग्रेटेड है, तो वो आपको बता भी रहा है कि इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, लिटरल बन जाएगा, हेलो वर्ल्ड कॉमा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। अगर हम खाली S1 को देखेंगे तो S1 की वैल्यू हेलो वर्ल्ड कॉमा और उसके बाद स्पेस है,
S2 को देखेंगे तो S2 की वैल्यू दिखा रहा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। अब हम प्रिंट कराते हैं S3 की वैल्यू को और हम यहाँ लिखते हैं कि S3 S3 की वैल्यू प्रिंट कराते हैं S3। यस, देखें S3 की वैल्यू क्या प्रिंट, बल्कि हम ये इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं पहले, सिंगल लाइन। अब हमारे पास क्या प्रिंट हुई वैल्यू देखें, हमारे पास प्रिंट हुई एक ही लाइन के अंदर हेलो वर्ल्ड कॉमा स्पेस, ये हो गया पूरा S1, फिर उसके साथ कॉन्केटिनेशन हुआ, कॉन्केटिनेशन हुआ ये वाला कॉन्केटिनेशन हुआ और S2 की वैल्यू आई दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो S3 की वैल्यू ये पूरी प्रिंट हो गई। तो ये कॉन्केटिनेशन होती है। अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो, अब मुझे पता करना हो कि भाई ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ। जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे लेट्स से कैलकुलेट करनी है कि एक स्ट्रिंग है उसका नाम है S4, स्ट्रिंग है उसका नाम है S4 और उसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ कि पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने वैल्यू दी। तो पाकिस्तान के वर्ड में कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 करेक्टर्स हैं। तो अब मैंने अगर मैं प्रिंट करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम लेता हूँ मैं L1 इज इक्वल टू, और S4 की मुझे लेंथ निकालनी है। तो लेंथ का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के आपको दे देगा, यानी कि ये कैलकुलेट करेगा। लेन का फंक्शन क्या करेगा, जब लेन के फंक्शन को आप स्ट्रिंग वेरिएबल पास करेंगे तो वो उस वेरिएबल की लेंथ निकालेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 करेक्टर्स हैं। तो 7 असाइन हो जाएगा किसको, किसको असाइन हो जाएगा, L1 को। और देखें इसकी डेटा टाइप क्या बन रही है, INT बन रही है। क्यों INT बन रही है, डेटा टाइप इंटीजर क्यों बन रही है, क्योंकि लेंथ का फंक्शन रिटर्न क्या करता है, वो रिटर्न करता है INT, ठीक है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। तो कंटेनर हमारे पास S4 है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास L1 में क्या वैल्यू आएगी, 7। तो अब हम प्रिंट करा के देख भी लेते हैं L1 को क्या वैल्यू है जी, क्या प्रिंट होना चाहिए, 7 8। तो 8 इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सॉरी 8 करेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो 8 उसने प्रिंट कर दिया इस तरह से, ठीक। तो ये तरीका है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने का। तो ये हमने लेंथ का फंक्शन यूज़ किया और उसके हम क्या कर सकते हैं, लेंथ के फंक्शन को यूज़ करके स्ट्रिंग लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। फिर हम आते हैं जी, स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट हो गई, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमने देख ली। अब हम करते हैं अपर केस एंड लोअर केस के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अपर केस एंड लोअर केस ऑपरेशन, स्ट्रिंग अपर केस एंड लोअर केस, स्ट्रिंग स्ट्रिंग अपर केस एंड लोअर केस ऑपरेशंस क्या है। तो हमारे पास फंक्शंस होते हैं दो, एक अपर का और एक लोअर का। अपर का फंक्शन यूज करते हैं, जैसे अगर मैं फर्स्ट करें हम पाकिस्तान की बात करें, S4 की बात करें, तो S4 डॉट, अब ये देखें सारे वो फंक्शंस, वो ऑपरेशंस जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है स्ट्रिंग्स के फंक्शंस की। तो ये सारे वो फंक्शंस हैं, सारे वो मेथड्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करके स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखा आपने। तो अभी हम इसमें से कुछ को करते हैं ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर मैं पाकिस्तान में का पूरा नाम, अभी तो देखें इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर है, वो अपर केस में, बाकी सारे लेटर्स जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं वो लोअर केस लेटर्स हैं, ठीक है। A भी लोअर है, KB ISTANB। अगर मुझे सारे लेटर्स जो हैं वो अपर केस रखने हैं पाकिस्तान के स्ट्रिंग S4 के, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट S4 डॉट अपर। जैसे ही मैंने S4 डॉट अपर किया, जैसे ही मैंने S4 डॉट अपर किया, तो मेरे पास क्या होगा कि मुझे S4 के जितने भी वेरिएबल, इस S4 वेरिएबल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, ये देखें। अब आपने जब S4 को डॉट अपर के फंक्शन को लगाकर किया, तो S4 डॉट अपर का फंक्शन क्या करता है, S4 के अंदर यानी S4 की वैल्यू में जितने भी स्ट्रिंग आ रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उन सबको वो क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद फिर मैंने उसमें प्रिंट का फंक्शन यूज किया तो उसने प्रिंट भी कर दिया उसको।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने प्रिंट करना है S4 को लोअर केस में, सारे लेटर्स लोअर केस में हो, इंक्लूडिंग फर्स्ट लेटर भी, जो अभी पहला P का कैपिटल उसका था ना कैपिटल में, तो ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा, उसके लिए आप लोअर का फंक्शन यूज करेंगे। देखें, पहला किस में था, अपर केस में था सारे लेटर्स, दूसरे में क्या हुआ, लोअर क्या करेगा, S4 लोअर, लोअर में तमाम लेटर्स को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं जनाब, इसमें जिसे कहते हैं ना कि टाइटल केस भी बना सकते हैं। टाइटल केस क्या होता है कि जी मेरे पास अगर लेटर इस तरह से है, पाकिस्तान, मैंने इसको जरा चेंज करता हूं, मैं स्मॉल में लेता हूं सारे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस है जो कि मैंने एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को, एक स्ट्रिंग S4 को असाइन कराया, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अगर मैं इसको वैसे ही प्रिंट कराता हूं S4 को, तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर अब मैं चेक कर रहा हूं स्ट्रिंग का टाइटल केस। टाइटल केस क्या होता है, टाइटल केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का वो कैपिटल होता है, बाकी बाकी सारे लेटर स्मॉल में होते हैं, उसको टाइटल केस कहा जाता है। यानी अगर मेरी आउटपुट क्या बननी चाहिए, अगर मैं टाइटल का फंक्शन यूज करूंगा, पी कैपिटल हो जाना चाहिए और इस वर्ड का जी कैपिटल हो जाना चाहिए, पहला वर्ड। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी पी भी स्मॉल में और जी भी स्मॉल में। तो जब मैं टाइटल केस बनाऊंगा तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, प्रिंट S4 डॉट टाइटल, टाइटल का फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग का S4 डॉट टाइटल। तो ये क्या करेगा, P को कैपिटल कर देगा और Z को कैपिटल कर देगा। प्रिंट करा के देखते हैं, देखें, पाकिस्तान का P कैपिटल हो गया, जिंदाबाद का Z कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऑपरेशंस होते हैं। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे की जाएगी, ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे जनाब, हम ये जो हैं हमने यूज़ किए हुए, इनको ज़रा हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, अब मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल, उसका नाम S5 रखता हूँ और उसमें वैल्यू असाइन करता हूँ हेलो वर्ल्ड की, हेलो कॉमा वर्ल्ड की। ठीक है जी, ये मैंने हेलो वर्ल्ड की एक वैल्यू असाइन कर दी इसको। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ किस पे, स्ट्रिंग स्लाइसेस में, यानी सब स्ट्रिंग कर रहा हूँ। स्ट्रिंग स्लाइसेस को हम सब स्ट्रिंग भी कहते हैं, यानी कि अगर आपको स्ट्रिंग को ब्रेक करना हो या स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंगिंग करनी हो, उसको तोड़ना हो, तो आप कैसे तोड़ सकते हैं, उसके डिफरेंट पीसेस कैसे बना सकते हैं, स्लाइस कैसे बना सकते हैं। जैसे पिज्ज़ा के पीसेस होते हैं ना, ऐसे ही आप उसके रोटी के पीसेस होते हैं, इसी तरह से ब्रेड के पीसेस होते हैं। तो ऐसे आप इसकी स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग की। अब आपके पास स्ट्रिंग है ये S5, तो इसको मैं टुकड़ों में कैसे तोड़ूंगा, तो उसके लिए स्लाइसिंग के फंक्शंस होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं टुकड़ों में। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ये हम काम कैसे करेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग से पहले एक चीज़ हमें ये देखनी है कि जब हम सेट ऑफ करेक्टर्स को या स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करते हैं या बनाते हैं, तो बेसिकली हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स मौजूद होते हैं, हम उसको उनके इंडिविजुअल करेक्टर्स को या सेट ऑफ करेक्टर्स को इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। उनका जो स्ट्रिंग एक्सेस मेथड होता है, स्ट्रिंग एक्सेस मेथड, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स, या इसी को हम सबस्क्रिप्टिंग भी कहते हैं, सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। कैसे यूज करते हैं, या इंडेक्सिंग, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग सबस्क्रिप्टिंग, स्ट्रिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू एक्सेस होते हैं स्ट्रिंग। कैसे, इंडिविजुअल करेक्टर, ईच इंडिविजुअल character in a string can be accessed through square brackets, subscripts
और इंडेक्सिंग, ठीक है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ ईच इंडिविजुअल। जैसे लेट्स से अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अच्छा, इसमें जो फर्स्ट करेक्टर होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, उसका जो इंडेक्स होता है, जब वो स्टार्टिंग पोजीशन जो उसकी न्यूमेरिक पोजीशन होती है वो होती है 0। तो एच की पोजीशन हो जाएगी 0, ई की पोजीशन हो जाएगी 1, एल की हो जाएगी 2, इस एल की हो जाएगी 3, इस ओ की हो जाएगी 4, इस कॉमा की क्या हो जाएगी 5, इस वाइट स्पेस की क्या हो जाएगी 6, फिर इसकी क्या हो जाएगी डब्ल्यू की 7, ये हो जाएगा ओ 8, आर क्या हो जाएगा 9, एल क्या हो जाएगा 10, डी हो जाएगा 11 एंड साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो ये जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। जीरो बेस इंडेक्सिंग का मतलब है कि जो फर्स्ट करेक्टर होगा इन एनी स्ट्रिंग, द फर्स्ट character, the position of first character will always be 0. It will start from 0. ओके, तो अब हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी पोजीशन क्यों है 0 पे, क्या है। अगर मैं लिखता हूं S5, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, प्रिंट आप करें, प्रिंट देखें, अगर मैंने H प्रिंट कराना है खाली इस पूरे स्ट्रिंग S5 में, अगर मैं तो S5 प्रिंट करता हूं तो देखें S5 में क्या होगा, मेरे पास पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। S5 एक वेरिएबल है हेलो वर्ल्ड का, अब मैंने प्रिंट कराया, तो S5 ने क्या किया, जब मैंने प्रिंट किया तो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। मैंने पूरा स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करना, बल्कि मैंने जो उसका फर्स्ट करेक्टर है इस स्ट्रिंग का, कैपिटल H, उसको प्रिंट करना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि जब स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, वो स्ट्रिंग की जो स्टार्टिंग करेक्टर है, स्टार्टिंग पोजीशन 0 होती है, 0 से स्टार्ट होता है। यानी अगर मैं H की पोजीशन आइडेंटिफाई करूं कि H की पोजीशन क्या है, ये मैं पूछूं आपसे, तो आप बताएंगे कि जी H की पोजीशन सर 0 है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। इस तरह से मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लूंगा और उसकी पोजीशन दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट एंड उस करेक्टर की पोजीशन जिसको मुझे एक्सेस करना है। तो क्या प्रिंट होगा, अब मेरे पास पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इस S5 कंप्लीट स्ट्रिंग में से 0 पोजीशन पे जो करेक्टर है सिर्फ वो एक्सेस होगा, यानी कि कैपिटल H एक्सेस होगा, ठीक है। करके देखते हैं, चलाते हैं इस प्रोग्राम को, तो देखें कैपिटल H प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि नहीं, मुझे प्रिंट करना है जो स्मॉल ई है, जो इस पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है स्मॉल ई की स्ट्रिंग के अंदर, H की पोजीशन क्या है जी, H की पोजीशन थी 0, और स्मॉल ई की क्या होगी, 0 के बाद क्या आता है 1, तो इसकी पोजीशन होगी 1। तो मैं प्रिंट करके देखता हूं क्या होता है प्रिंट। देखिए ई प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल करेक्टर्स को स्ट्रिंग के एक्सेस कर सकते हैं वाया स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उस करेक्टर का पोजीशन नंबर देकर हम उसका पोजीशन नंबर देते हैं कि जी इस स्ट्रिंग के अंदर ई का पोजीशन नंबर क्या है 1 है, ठीक है। एल का पोजीशन नंबर, फर्स्ट एल का पोजीशन नंबर क्या है 2 है, सेकंड एल का पोजीशन नंबर क्या है 3 है। तो इस तरीके से, ठीक है। और स्टार्ट कहां से होता है स्ट्रिंग, 0 पोजीशन से, करेक्टर से, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं जी, ये तो हो गया, हमने इसको सीख लिया कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग के इंडिविजुअल करेक्टर को एक्सेस करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंगिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल करेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग, बट अब हम उसकी सब स्ट्रिंगिंग कैसे करेंगे, उसको हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे, जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो उसको स्लाइस करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं इंडेक्स नंबर्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास क्या है जनाब, ये एक प्रोग्राम है, ठीक। हाँ, S5, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, S5 को प्रिंट करते हैं कैसे। अब मैं चाह रहा हूं कि जी मैं सिर्फ ये लास्ट के 3 करेक्टर्स प्रिंट हों, ये वाले करेक्टर हेलो के ना, हेलो का जो पूरा एक इसमें स्ट्रिंग है हेलो के जो करेक्टर्स लिखे मैं बनाकर जिनसे हेलो बन रहा है, इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लास्ट के सिर्फ 3 करेक्टर्स मेरे पास रिट्रीव हों, ये एक्सेस हों, या इनको मैं सिर्फ इस पूरे स्ट्रिंग में से निकालना चाह रहा हूँ। ये पूरा स्ट्रिंग S5 में तो ये पूरा है ना हेलो वर्ल्ड, इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये जो करेक्टर्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 3,
सिर्फ ये एक्सेस हो, बाकी कुछ एक्सेस ना हो। तो ये मैं कैसे करूंगा? इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा प्रिंट, और आगे मैं बनाता हूं, प्रिंट करता हूं इसको S5। अच्छा, अब मैं इंडिविजुअल करेक्टर्स को या सेट ऑफ करेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए या सब स्क्रिप्टिंग स्लाइसिंग करने के लिए, सब स्ट्रिंग करने के लिए भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करूंगा। और उसमें सबसे पहले दूंगा स्टार्टिंग पोजीशन। क्या दूंगा? स्टार्टिंग पोजीशन। फिर लगाऊंगा मैं कोलन साइन, ठीक है। एंड फिर मैं बताऊंगा कि एंडिंग पोजीशन क्या होगी, कहां तक स्लाइस करना है, कहां से स्टार्ट करना है स्लाइस करना, उसको तोड़ना कहां से स्टार्ट करना है, और कहां तक स्टार्ट लेकर जाना है उसको तोड़ते हुए। तो ये मैं बताऊंगा, एंडिंग पोजीशन भी बताऊंगा। अच्छा, एंडिंग पोजीशन के आगे मैं लिख रहा हूं नॉट इंक्लूडेड। जो भी एंडिंग पोजीशन में बताऊंगा, उस एंडिंग पोजीशन पे जो करेक्टर आ रहा होगा वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसको बल्कि मैं अलग से लिख के बताता हूं आपको सब स्ट्रिंग कैसे होता है। कमेंट कर लेते हैं इसको ताकि ये आपके पास आपको याद रहे। इस तरह से क्या यूज करेंगे? स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन बताएंगे। जो एंडिंग पोजीशन होगी वो नॉट इंक्लूडेड होगी, वो इंक्लूडेड नहीं होगी, लेकिन बतानी है एंडिंग पोजीशन आपने। किसके लिए? सब स्ट्रिंगिंग के लिए या स्लाइसिंग के लिए या स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए। अब करते हैं कैसे, देखें। मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि भाई एक S6 बनाओ, आप एक और स्ट्रिंग बनाओ, सब स्ट्रिंग बनाओ। किसका सब स्ट्रिंग? S5 का सब स्ट्रिंग, S5 का एक सबसेट बनाओ। S5 को करो ये कि सब स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करूंगा। स्टार्टिंग पोजीशन बताऊंगा, मुझे मैंने टारगेट क्या सेट किया, मुझे ये ही के बाद हेलो में ये जो 3 कैरेक्टर हैं खाली ये चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, S5 में से स्टार्टिंग पोजीशन बताऊंगा कि जी आपने स्टार्ट कहां से करना है, 0 1 2, क्योंकि जीरो बेस पोजिशनिंग होती है ना स्ट्रिंग के अंदर। अभी हमने बताया जब हम स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे थे, 0 1 2 3 4, 0 1 2। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या बनेगी, 2 से स्टार्ट करना, स्ट्रिंग को स्लाइस करना पोजीशन नंबर 2 से, जीरो बेस इंडेक्सिंग में, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2, 2 से स्टार्ट करें, कहां तक जाना है, 0 1 2 3 4 5 तक जाना है। हमें ये कॉमा नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, लेकिन मुझे LLO प्रिंट कराना है, तो मैं 5 तक जाऊंगा, ठीक है। तो देखें 5 मैंने एंडिंग पोजीशन बताई जरूर है, लेकिन क्या होती है जब हम सबस्ट्रिंग करते हैं या स्लाइसिंग करते हैं तो उसमें एंड पोजीशन जो है वो इंक्लूड नहीं होती, प्रिंट नहीं होती। हम बताते जरूर हैं लेकिन वो नॉट इंक्लूडेड होती है, ठीक है। इसमें दो ही चीजें याद करने वाली होती हैं। एक ये कि भाई जो पोजीशनिंग है वो जीरो बेस्ड है, तो 0 1 2 से काउंट करना है आपने, 1 से नहीं काउंट कीजिएगा। फर्स्ट करेक्टर की पोजीशन जो है वो 1 नहीं है, फर्स्ट करेक्टर की पोजीशन क्या है, 0 है। एंड करेक्टर जो होगा, जिस जहां तक आपने उसको स्लाइस करना है, जहां तक आपने सबस्क्रिप्ट करना है, वो आपने बताना जरूर है, जीरो बेस ऑर्डरिंग नहीं, 0 1 2 3 4 5। लेकिन जो 5 पोजीशन होगी उसकी, 5 करेक्टर की वो पोजीशन जो होगी एंडिंग पोजीशन, वो इंक्लूड नहीं होगी स्ट्रिंग के अंदर। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अब मैं प्रिंट करता हूं अगर S6 को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। सॉरी, ये कॉमा नहीं आता, बल्कि हमारे पास क्या आना था, हमने क्या लिखा था, कोलन आना था, ठीक है। कॉमा नहीं बल्कि कोलन आएगा, ठीक है। ये हमने बताया भी था कि यूं आएगा, इसलिए उसने सिंटैक्स एरर दिया उस पर, कह रहा है ना स्ट्रिंग इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर नॉट टपल। तो कॉमा जो है वो टपल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उन्होंने उसको उस पर एरर दिया, टाइप कर दिया। बट एनीवे हमने करेक्ट कर लिया इसको, हम दोबारा चलाते हैं प्रोग्राम को। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ देखें, LLO प्रिंट हुआ। S6 की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, LLO हुई, ठीक है। ये जो पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ये ऊपर हमने प्रिंट कराया था S5 को, इसलिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या प्रिंट हुआ, LLO प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझ आई आपको कि सब स्ट्रिंगिंग कैसे करनी है। सब स्ट्रिंगिंग के लिए पहली चीज ये है कि जी जीरो बेस स्ट्रिंग के जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उनको आप एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, स्ट्रिंग जो होता है वो जीरो बेस इंडेक्स से स्टार्ट होता है, यानी जो पहला कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन 0 होती है और उसके ऑनवर्ड फिर आप उसको नंबर असाइन करते हैं।
और सब स्ट्रिंगिंग के लिए भी हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। उसमें स्टार्टिंग पोजीशन बताते हैं जो कि जीरो बेस ऑर्डरिंग से स्टार्ट करते हैं, जीरो से लेते हुए जहाँ से भी हमें स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है या उसको स्लाइस करना है, उसको सब स्ट्रिंग करना है, उसको तोड़ना है। और एंडिंग पोजीशन भी बताते हैं जीरो बेस ऑर्डरिंग में। लेकिन एंडिंग पोजीशन हम जो भी बताते हैं वो इंक्लूड नहीं होती। देखें 5 की पोजीशन तो वैसे तो ये बन रहा है, कॉमा बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर कहीं पे आपको 5 कॉमा नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये है जो इसका सब स्ट्रिंगिंग का वो है कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम एक और तरीका करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जी आप कंप्लीट हेलो प्रिंट करें, कंप्लीट हेलो प्रिंट करें। अच्छा, कंप्लीट हेलो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट मैंने किया S6 को, सॉरी S5 को ही ले लेता हूं, S5 कंप्लीट। बल्कि इसको मैं एक काम करता हूं, आपको कमेंट कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। S5 लिया मैंने, ठीक है, S5 लिया। S5 में मुझे स्टार्ट से सारे करेक्टर्स चाहिए। कहां तक चाहिए? O तक चाहिए। ठीक है, O तक चाहिए। O इंक्लूडेड होगा, O इंक्लूडेड होगा। तो मैंने क्या किया, ए को ओ को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो ये कि मैं इसको 0 से लेके और 5 तक ले सकता हूं, एक तरीके कार ये, यानी 0 इंक्लूडेड होगा 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। और आपको पता है कि जो 5 में दे रहा हूं ये एंडिंग पोजीशन है जो कि इंक्लूड नहीं होती। तो अब मैं प्रिंट कराता हूं तो मेरे पास इस पूरे स्ट्रिंग S5 की वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, लेकिन प्रिंट क्या होगा, खाली हेलो प्रिंट होगा। देखिए प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं कि जी मैं एक और काम करता हूं कि अगर मैं आपको इसको इस तरह से लिख के देता हूं, इसी चीज को मैं प्रिंट S5 और स्टार्टिंग पोजीशन में एम्प्टी छोड़ देता हूं, एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि आपने स्टार्ट जीरो से लेना है, जीरो से स्टार्ट। अगर मैं एम्प्टी छोड़ देता हूं स्टार्टिंग पोजीशन, तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से लेना है, जीरो से लेना है, फर्स्ट करेक्टर से लेना है, और कहां तक जाना है, लास्ट 5 करेक्टर तक जाना है, एंडिंग पोजीशन 5 तक जाना है, और 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो इस सिचुएशन में भी क्या प्रिंट होगा, अगर आप काउंट करें 0 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाना है, लेकिन क्योंकि 5 एंडिंग पोजीशन है तो 5 इंक्लूड नहीं होगी। फिर प्रिंट कराते हैं तो हेलो ही प्रिंट होना चाहिए। देखें हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जी अगर हम ये कहते हैं कि जी आपने क्या करना है, प्रिंट करें, आपने S5 को सब स्ट्रिंग करना है। सब स्ट्रिंग में पहली पोजीशन आपने बता दीजिए कि आपने सब स्ट्रिंग इसको करना है, लेट से मैं कहता हूं कि जी इसको आप सब स्ट्रिंग कर दें 6 से। आपने खाली वर्ल्ड प्रिंट कराना है, 6 से सब स्ट्रिंग करें, ठीक है, बल्कि 7 से सब स्ट्रिंग करें और एंड तक करें। 7 से सब स्ट्रिंग करना स्टार्ट कीजिएगा और एंड तक कीजिएगा। ठीक है, जो भी पोजीशन उसकी एंड तक की बनती है तो वो आप उसको एंड तक सब स्ट्रिंग करें। ठीक है, अब देखें कि आपके पास क्या होता है। क्या प्रिंट हुआ, वर्ल्ड प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ वर्ल्ड, क्योंकि आपने कोई पोजीशन दी नहीं, तो जितना भी था स्ट्रिंग, जितना भी स्ट्रिंग था वो सब प्रिंट हो गया। लेकिन उसने स्टार्ट कहां से किया, पोजीशन नंबर 7 से। देखें, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि W से स्टार्ट किया उसने और एंड तक गया। जितने भी थे, जितने भी थे इंक्लूडेड, ऑल इंक्लूडेड हो गए, क्योंकि मैंने कोई एंडिंग नंबर दिया ही नहीं। जब मैंने एंडिंग नंबर नहीं दूंगा तो वो कंप्लीट एंड तक जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग नंबर मैंने दे दिया कि भाई ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सब स्ट्रिंगिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं सब स्ट्रिंग करने के। सब स्ट्रिंग क्यों किया जाता है, ताकि हम स्पेसिफिक स्ट्रिंग को एक बड़े स्ट्रिंग में से निकाल सकें। उसके लिए हम सब स्ट्रिंगिंग को, या इसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी कहते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के कई मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेट से एक मेथड होता है रिप्लेस का, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। एक ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग का, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। एक उसमें क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग में डिफरेंट
स्ट्रिंग्स को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे की जगह पे। जैसे मैं कहता हूं कि जी S5 में आपने रिप्लेस करना है, किसको किससे रिप्लेस करना है कि जी सबसे पहले फाइंड क्या करना है, ओल्ड स्ट्रिंग फाइंड करना है। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है ओल्ड स्ट्रिंग। ओल्ड स्ट्रिंग किसको फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है जनाब, लेट से मैं कहता हूं कि S5 के अंदर आपने कैपिटल H को फाइंड करना है, और इसको रिप्लेस किससे करना है, इसको रिप्लेस करना है आपने कैपिटल F से, ठीक है, कैपिटल F से। तो अब क्या होगा, S5 क्या है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के अंदर ये किसको फाइंड करेगा, H को फाइंड करेगा, कैपिटल H को। तो देखें हेलो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल H है, उसको रिप्लेस किससे करेगा, न्यू न्यू लेटर से। न्यू लेटर क्या है आपके पास, न्यू स्ट्रिंग क्या है, वो है F से। तो हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये रिप्लेस हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट S5। अब हम जब S5 को प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड के बजाय फेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। सॉरी, इसको हम जब प्रिंट कराएंगे, अभी इसको वेरिएबल, तो क्या प्रिंट हुआ, फेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जिसे कहते हैं ना कि हम किसी भी स्ट्रिंग को किसी से भी रिप्लेस करा सकते हैं, ठीक है। वो उसके लिए रिप्लेस का मेथड यूज़ होता है। रिप्लेस के मेथड के थ्रू आप किसी भी करेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर मौजूद किसी भी दूसरे करेक्टर से रिप्लेस करा सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ उससे कि भाई आप क्या करें, जहाँ जहाँ पर भी एल आ रहा है, एल को आप ओ से रिप्लेस कर दें। तो कैसे होगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ पे भी एल आ रहा है, सारी अकरेंसेस को ओ से रिप्लेस कर दें, या लेट से मैं उसको कहता हूँ उसको आप के से रिप्लेस कर दें। तो देखें क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। तो क्या किया इसने, जहां जहां पर भी एल आ रहा था, एल को फाइंड किया हेलो वर्ल्ड में। हेलो वर्ल्ड में सबसे पहले इसको फाइंड किया, एल को 3 जगहों पर आ रहा है एल, एल एच, ये एल आ रहा है, ये दो के से किससे रिप्लेस हुए, के से रिप्लेस हो गए, और ये एल भी किससे रिप्लेस हो गया, के से रिप्लेस हो गया। तो इस तरीके से रिप्लेस हो गए, ठीक है। तो ये रिप्लेस का फंक्शन ये काम करता है, स्ट्रिंग के अंदर से आपको रिप्लेस करके एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं करेगा, बल्कि रिटर्न करेगा नया स्ट्रिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको नया स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह भी लिखूं, अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, और इसकी ये क्योंकि ये रिटर्न करता है, एक नए स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, उसको अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर ना करूं नए स्ट्रिंग को, तो और ना ही उसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊं, तो क्या S5 पे कोई फर्क पड़ेगा, S5 फिर दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा देख लें, देखें हेलो 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 वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ ना, वो तो उसने तो रिप्लेस नहीं किया जैसे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में कर रहा था, क्योंकि मैंने जो वो चीज रिटर्न कर रहा है उसको कहीं स्टोर ही नहीं कराया। वहां तो पहले वाले केस में तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा था ना, जो भी वो रिटर्न कर रहा था उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे तो मैंने प्रिंट भी नहीं किया। तो उसका इंपैक्ट कब आएगा, जब हम उसको किसी दूसरे वेरिएबल को जहां जिसको वो रिटर्न कर रहा है उसको असाइन कराएंगे। लेट से मैंने कहा कि मैं S8 एक वेरिएबल है तो S8 यानी S5 डॉट रिप्लेस करेगा एल की अकरेंसेस जहां जहां पर भी है उनको के से, और एक नया स्ट्रिंग देगा आपको, तो वो स्ट्रिंग रिटर्न जो करेगा उसको मैंने एसेट में असाइन कराया, और फिर मैंने एसेट को प्रिंट करा लिया इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखें आप प्रिंट हुआ जो कि होता। तो ये फर्क है दोनों में, ये समझ आया। अच्छा जी, अब हम करते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स पे हम आते हैं। हम ज़रा देखते हैं जी डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने इंटीजर कर लिए, हमने बूलियन कर लिए, हमने फिर इंटीजर ऑपरेशंस कर लिए, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लिए, हमने स्ट्रिंग्स को देखा, डेटा टाइप्स को, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जी स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, कुछ ऑपरेशंस हमने कवर किए, ठीक है। बाकियों के लिए मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा कि जहाँ पर जाकर आप सारे स्ट्रिंग के, बल्कि आप खुद भी कर सकते हैं एक्सप्लोर, कि आप ये देखें ना S5 को जब आप प्रिंट करते हैं इस तरह से देखें, जब आप उसका इंटेलिजेंस एक्टिवेट करते हैं तो उसमें कितने सारी चीज़ें आपको वो बता रहा है। ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि जिनका एक पर्पस है, जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको बता रहा है कि ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा आपको और क्या चीज़। तो इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है जिसको कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ये मैं बताना चाह रहा था। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है, या फॉर्मेटेड आउटपुट भी कहते हैं और स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। यानी अगर आपने स्ट्रिंग को या प्रिंट करते हुए आपने
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए या फॉर्मेटेड आउटपुट को प्रिंट करने के लिए आपके पास क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को या फिर फॉर्मूलाज को या फिर आप वैल्यूज को वेरिएबल की प्रिंट करा सकते हैं वाया बाय यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स बनाते कैसे हैं? अब मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, उसका नाम रखा S10। ठीक है जी, S10 मैंने नेम रखा उसका। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास f एक स्ट्रिंग है, इसमें मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कराना चाह रहा हूं। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है num1 इज इक्वल टू 70। ठीक है, लेट्स से 70। अब मैं चाह रहा हूं कि ये बताना कि आप जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूं, लेट्स से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जी ये S1 की वैल्यू रिप्रेजेंट हो, और इसमें बल्कि इसको हम ऐसे लिखते हैं द योर एज इज, अब इतना भी ओल्ड नहीं है तो इसको हम ले लेते हैं, लेट्स से कि हम ले लेते हैं भाई योर एज इज 35। ठीक है, योर एज इज 35, तो num1। तो अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने ये किया कि ये जो f का ऑपरेटर फॉर्मेटेड, f का मतलब है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना रहा हूं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसमें आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को एवेलुएट कर सकते हो, अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को मेंशन कर सकते हो, अपने वेरिएबल्स के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स से मैं कहता हूं कि जी num1 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, num1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, कैलकुलेशन का, समेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसके अंदर, विद इन द स्ट्रिंग, विद इन द स्ट्रिंग। तो जब विद इन द स्ट्रिंग हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज करते हैं। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके प्रीफिक्स में स्ट्रिंग के स्मॉल f लगाते हैं, और जिस तरह फिर हम स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोट में, वो इस तरह से हम डबल कोट में स्ट्रिंग लिख देते हैं। लेकिन ठीक है, तो अब अगर हम इसमें S10 की वैल्यू को प्रिंट कराएं, प्रिंट S10, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट होगी योर एज इज num1 प्लस 1, यानी 35 प्लस 10 क्या होनी चाहिए, एज क्या प्रिंट होगी, 45। कैसे, अच्छा इसको हम जरा कमेंट आउट कर देते हैं। क्या है, योर एज इज 45। अच्छा, अगर मैं ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं बनाता, लेट्स से मैं इसको ऐसे लिखता, अब क्या होता, क्या ये इस तरीके से वैल्यू प्रिंट करता, num1 प्लस ये वेरिएबल का नाम इसी तरीके से एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट कर देता, num1 प्लस 10 ही प्रिंट कर देता था। क्या कहता, योर एज इज num1 प्लस 10, यानी कि इसने वेरिएबल को सेंस ही नहीं किया, num1 को सेंस ही नहीं किया, इसने इसको पूरा ही स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया। तो ये फायदा होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाने का। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमेशा उस वक्त बनाते हैं कि जब हमें अपने वैल्यूज, जो वेरिएबल्स हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स हों, नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल्स हों, उनकी वैल्यूज को किसी स्ट्रिंग के अंदर हमें प्रिंट कराना हो, उनको यूज करना हो, उनको उनके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो। इन दैट केस हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से करली ब्रेसेस बनाकर हम अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, या उनको एज अ लिटरल के तौर पे यूज कर सकते हैं, या उनको एज अ टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। कई इसके यूटिलाइजेशन हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाने का। अब हम एक और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, उसका नंबर लेता हूं num2, और उसमें वैल्यू लेता हूं मैं 50, लेट्स से। अब मैं कहता हूं कि जी मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना रहा हूं। हम इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को इस तरह ही बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं कहता हूं कि योर एज इज, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना रहा हूं, ठीक है, योर एज इज num1 प्लस num प्लस 10, कॉमा, एंड यू आर, सॉरी इसको num1 प्लस 2 दें, एंड यू आर ओल्डर देन मी, और यहां पे माई एज इज, और आगे यहां पर आप अपनी एज यहां पे लिखें
num1 प्लस 10। ठीक है, तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? हम प्रिंट कर रहे हैं ये पूरा एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, num2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हम एडिशन भी कर रहे हैं num2 की वैल्यू के अंदर 50 का, और इसी तरीके से हम num1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 35, और 35 की वैल्यू में हम 10 का इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को फॉर्म करने का, बनाने का तरीक़ेकार है। और इससे बड़ा फ़ायदा होता है जब आप अपने प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं तो उसके अंदर कई जगहों पे आपको कैलकुलेशंस को रिप्रेजेंट कराना होता है, पेरोल सैलरी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कराना होता है, और वो आप स्ट्रिंग्स के अंदर करा रहे होते हैं कि ये फलाना डायरेक्टर, द सैलरी ऑफ द डायरेक्टर इज़ दिस, एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज़ दिस, एंड द सैलरी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर इज़ दिस दिस दिस। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं प्रोग्राम के अंदर आते हैं जहाँ पर आपको इस तरह की फॉर्मेटिंग चाहिए होती है स्ट्रिंग के अंदर। कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं, कोई पेरोल की स्लिप बना रहे होते हैं, कोई मेडिकल की स्लिप बना रहे होंगे, कोई बिल बना रहे होंगे किसी हॉस्पिटल का, किसी रेस्टोरेंट का। तो इन दैट मोमेंट आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसमें ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बहुत हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखें क्या है, योर एज इज 60 एंड यू आर ओल्डर देन मी, सो माई एज इज 45। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाया और उसने पूरी कैलकुलेशन करके num2 के अंदर 10 का इंक्रीमेंट किया। num2 की वैल्यू पहले थी 50, 50 में 10 ऐड किया, फिर इसी तरीके से उसने आपको num1 में 10 ऐड किया, और ये पूरा स्ट्रिंग इस तरीके से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करके आपको प्रिंट करके दे दिया। तो ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू चीज़ों को प्रिंट कराने का और यूज़ करने का। ठीक है, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और वो कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इनका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, और क्यों ये ज़रूरी हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये क्यों होने चाहिए, ये क्या बेनिफिट देते हैं हमें। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि जी डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसके ऊपर आते हैं और ये देखते हैं कि जी इसके इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि भाई डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज हो, चाहे वो इवन के लो लैंग्वेज ही, लो लेवल लैंग्वेज ही क्यों ना हो, उसके अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स, डिसीजन स्ट्रक्चर्स उनको कहा जाता है, या डिसीजन स्टेटमेंट्स वो कहलाती हैं स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है ना, यही हमने बताया ना, प्रोग्राम की डेफिनेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो उन्हीं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में से एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है जिनको हम डिसीजन स्टेटमेंट्स या उनको हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, जो आपके प्रोग्राम में ये कैपेबिलिटी पैदा करते हैं कि आपका प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन कोई डिसीजन ले सके, कोई फैसला कर सके कि मुझे राइट साइड पे जाना है या मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, क्या मुझे इस जगह से बाहर जाना है या फिर इस जगह से बाहर नहीं जाना, या मैंने ये काम करना है या फिर मैंने वो काम करना है। तो ये जो हमारे यहाँ पर डिसाइसिव फैक्टर होता है ना, जिसमें हम डिसाइसिव हो जाते हैं और डिसीजन लेते हैं, ये हमारे माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड जो है अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है, हमारा माइंड ब्रेन जो बनाया है वो एक कंप्यूटर की तरह है ना। उस इस ब्रेन को ही इंसान ने मॉडल बनाकर कंप्यूटर की एक मशीन बनाई, कंप्यूटिंग मशीन बनाई। क्यों बनाई कंप्यूटिंग मशीन, ये बहुत डिटेल के अंदर मैं अपने जो लेक्चर 1 हमारा कंप्यूटर साइंसेस फंडामेंटल का टेक फॉर 51 के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे अगर आप यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल का फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि ये क्यों कंप्यूटर्स को बनाया गया, ताकि इंसानों को हेल्प आउट किया जा सके, असिस्ट किया जा सके, और लार्ज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत एफिशिएंटली और लार्ज कैलकुलेशंस को बहुत एफिशिएंटली जो है वो सॉल्व करके उनको कम वक्त के अंदर उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जा सके, कंप्यूटेशन को फास्ट किया जा सके। तो यही चीज़ फिर ज़ाहिर है इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसके अंदर एक चीज़ रखी है अल्लाह ताला ने जिसको कहते हैं वो डिसीजन लेता है, वो फैसला करता है। फैसला करता है कैसे? बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, बेस्ड ऑन
इनपुट वैल्यूज़ जो इनपुट वैल्यूज़ आती हैं उसके माइंड में, जो उसको इनपुट दी जाती हैं, वो एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं उसके, या वो सर्टेन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक कंडीशन मैं देता हूँ एक इंसान को, मैं कहता हूँ कि जी अगर बाहर बारिश हो रही हो तो आप छतरी ले जाना, तो आप छतरी लेकर जाना, और अगर बाहर बारिश ना हो रही हो तो आप छतरी लेके नहीं जाना। आप बाहर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला ले जाएं, और अगर नहीं हो रही तो नहीं लेके जाएं। तो ये आपने एक कंडीशन दे दी ना इंसान को, इंसान ने ये कंडीशन नोट कर ली कि हाँ वो ये चेक करेगा सबसे पहले अपने माइंड के अंदर कि हाँ अगर बारिश हो रही है, इफ इट इज रेनिंग, देन वो फिर अम्ब्रेला लेके जाएगा, और अगर नहीं हो रही बाहर बारिश तो वो नहीं अम्ब्रेला लेके जाएगा। तो ये जो डिसीजन लेने की सलाहियत है, ये जो डिसीजन के स्ट्रक्चर इंसान के माइंड के अंदर होते हैं, तो ये बेसिकली यही चीज़ें इंसान को स्टडी करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अडॉप्ट की गई हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है कि वो इंसान के फंक्शंस को सिमुलेट कराता है। प्रोग्राम क्या करता है, इंसान के ह्यूमन बिहेवियर्स को, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को सिमुलेट करता है वाया कंप्यूटर, वाया कंप्यूटिंग मशीन। ठीक है, क्योंकि देखें अगर मैं प्लेन प्रोग्राम की बात करूं पाइथन के, और आपसे मैं कहूं कि यार ये एक प्रोग्राम है प्लेन पाइथन, तो ये इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट प्लेन इंग्लिश के कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। इनका क्या मकसद है, ये बेजान चीज़ें हैं ना। इनमें जान कब पड़ती है, जब आप इन स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम्स को देते हैं। पाइथन के इस प्रोग्राम को खाली अगर मैं यहाँ पे पेज पे लिख के बैठ जाऊं, या इस तरह से प्रोग्राम करके वीएस कोड में रख के बैठ जाऊं, उसका क्या फायदा। जैसे ही मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं तो वो स्टेटमेंट्स मेरी क्या जाती हैं, वो जाती हैं सीपीयू को, रैम को, आईओ ऑपरेशंस को, मेरी कंप्यूटिंग डिवाइस को, मेरे कंप्यूटर को जाती हैं वो इंस्ट्रक्शन। और मेरा कंप्यूटर क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर वो फंक्शन, वो बिहेवियर परफॉर्म करना शुरू हो जाता है जो मैंने उस प्रोग्राम में लिखा होता है। जो टास्क मैंने उस प्रोग्राम में अचीव किया होता है, वो वही टास्क परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। तो मकसद ये है कि ये जो प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं, ये जो कंप्यूटर, ये जो पाइथन के अंदर भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम उस टास्क को जो कि हमें दिया गया है, उस प्रॉब्लम को जो कि हमें दिया गया है, उसको सॉल्व कर सकें। किसकी मदद से, मशीन की मदद से। यहां इंसान नहीं है, इंसान प्रोग्राम लिख रहा है, इंसान प्रोसेस नहीं कर रहा, प्रोसेस कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। यही चीज़ जब हम अपने प्रोग्राम्स को इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे, एआई एनेबल्ड प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम इस नॉर्मल प्रोग्राम, अभी हमारा प्रोग्राम बहुत बेसिक और फंडामेंटल लेवल का प्रोग्राम है, जो सिर्फ हमारी, जो जिसे कहते हैं ना कि जो उसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सिर्फ वो वही काम कर रहा है इफ एंड एल्स में। वो कोई हमारे हिस्टोरिक डिसीजंस को नहीं देख रहा, वो हमारे हिस्टोरिक डेटा को नहीं देख रहा, उसको याद नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई वो प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहा, उसके पास कोई मॉडल नहीं है। तो ये हमारा एक, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल की इसके अंदर इंटेलिजेंस है, एक कंप्लीट इंटेलिजेंट प्रोग्राम नहीं है। जो कि ज़ाहिर डेफिनेटली जब हम आगे जाके एआई पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम्स को मोर इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं, कि हमारे प्रोग्राम के अंदर सोचने समझने की भी सलाहियत आ जाए। बट वो एक अगला स्टेप है, अभी हम यहीं तक रहते हैं अपने आप। तो हमने ये चीज़ समझ ली कि ये जो भी हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा है, सी प्लस प्लस है, टाइप स्क्रिप्ट है, जैसे उसके अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर होते हैं, इसी तरीके से पाइथन में भी डिसीजन स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि वो कंडीशंस के ऊपर डिसीजन लेता है इंसान। तो उन उन ह्यूमन बिहेवियर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे सिमुलेट करते हैं, वाया डिसीजन स्ट्रक्चर्स, इफ एल्स स्ट्रक्चर्स के थ्रू। ठीक है, अब हम ये करके देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स कैसे हम अप्लाई करेंगे। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे a इज इक्वल टू, लेट से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक न्यूमेरिक वेरिएबल, एक इंटीजर वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक है, उसको हमने लिया a इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू मैंने ले ली, एक और वेरिएबल लिया b, उसकी वैल्यू मैंने ले ली 5। अच्छा, मैं ऊपर जो मैंने ये काम किया है इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इफ डिसीजन स्ट्रक्चर है, इफ, अगर
कंडीशन दे रहा हूं मैं, इफ a इज ग्रेटर देन b है, उसके बाद क्या लगाना है आपने, कोलन, एंटर। तो प्रिंट क्या करें, प्रिंट कर दें कि a इज ग्रेटर देन, अब मैं एक्शन बता रहा हूं, डिसीजन क्या लेना है, अब ये वो मैं डिसीजन ले रहा हूं। अगर तो मेरी ये कंडीशन ट्रू है, जो इफ की है जो मैंने लगाई है, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन क्या करना है, आपने ये काम करना है कंप्यूटर साहब, आपने ये काम करना है, क्या काम करना है, ग्रेटर देन, ये प्रिंट करना है ग्रेटर देन b। अच्छा, अब हम आते हैं कि एल्स, अगर ये नहीं होती कंडीशन ट्रू, देन फिर क्या करना है, प्रिंट, आपने क्या करना है, b इज ग्रेटर देन a। अगर a ग्रेटर नहीं है b से तो इसका मतलब है b ग्रेटर होगा a से, फिर आपने ये प्रिंट करना है। तो मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर एक डिसीजन स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कराया, इसको कहते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर, इफ का स्ट्रक्चर। और इसको हम कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो जब हमें अपने प्रोग्राम में कंडीशंस को इंट्रोड्यूस कराना होगा, हमें अपने प्रोग्राम में एक ऐसी लॉजिक को बिल्ड करना है जहां पे हमें कंडीशनैलिटी रिक्वायर्ड है, जहां पे हमें कंडीशनड रिक्वायर्ड है, जहां पे हमें कंडीशंस रिक्वायर्ड है, जहां पे हमें कोई डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, देन हम इफ एल्स के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इफ एल्स के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चाहे वो हाई लेवल हैं, लो लेवल हैं, इंटरमीडिएट लेवल हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। उनके सिंटैक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मौजूद होते हैं, ठीक है। अभी जैसे पाइथन जब हम कर रहे हैं तो पाइथन के अंदर जो इफ एल्स का स्ट्रक्चर है उसका सिंटैक्स ये होता है, वो इस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आप इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आप कंडीशन देते हैं, फिर आप क्या देते हैं, ये कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b है तो फिर उसके बाद आप लगाते हैं कोलन, कंडीशन को एंड किया, फिर आप ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए क्या होता है, आपके पास इंडेंटेशन यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, इंडेंटेशन, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इंडेंटेशन, इंडेंट करते हैं, इंडेंटेशन इन पाइथन are used to create separate code blocks, कोड ब्लॉक्स। अच्छा, आप पाइथन में जो ब्लॉक्स बनाते हैं ना, कोड ब्लॉक्स जो बनाते हैं, वो बनाते हैं इंडेंटेशन के थ्रू, ठीक है। इंडेंटेशन क्या है, सिंपली कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, 4 स्पेसेस और सिंगल टैब। सिंगल टैब और 4 स्पेसेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। किसी भी कोड ब्लॉक को इंडेंट करना हो तो या तो 4 स्पेसेस दे दें, उससे कर लें, या फिर एक सिंगल टैब दे दें। यानी कि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, इस तरह लिखता हूं, तो देखें यहां पे एरर आ गया ना, वो कह रहा है आपका ये इफ ब्लॉक इंडेंट होना चाहिए, ये कोड ब्लॉक है सेपरेट। तो उसके लिए या तो आप क्या करें, यहां पे सिंगल टैब दे दें, सॉरी, या तो सिंगल क्या करें, यहां पर आप टैब दे दें तो ये इंडेंट हो जाएगा, या फिर आप 4 स्पेसेस प्रिंट करेंगे, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, अब ये इंडेंट हो गया, ठीक है। तो अच्छा, अब जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक सी है, टाइपस्क्रिप्ट है, जावा है, वहां पे इंडेंटेशन के लिए या ब्लॉक ऑफ कोड को क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट सेपरेट ब्लॉक, हम नॉर्मली करली ब्रेसेस को यूज करते हैं। कभी देखा है आपने, करली ब्रेसेस को हम यूज करते हैं ना, इस तरह से लिखते थे ना हम, अगर हम थोड़ा सा याद करें, अगर हमने कभी जावा की हुई है या कभी हमने टाइपस्क्रिप्ट की हुई, तो हम इस तरह से लिखते थे, इफ पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट को ऑन करते थे, इस तरीके से हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते थे, डिसीजन स्ट्रक्चर जो बनाते थे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर, या फिर सी लैंग्वेज में या सी शार्प में या जावा के अंदर हम इस तरह से बनाते थे। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको इंडेंटेशन के थ्रू जो है वो ये करली ब्रेसेस के अंदर जो हम कोड लिखते हैं, जैसे हम लिखते थे इफ, यहां पे लिखे अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में a इज ग्रेटर देन b, तो हम लिखते थे यस, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर क्या करना है, प्रिंट
ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे लिखते थे ना हम टाइप स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में, सी में या सी प्लस प्लस में, अगर आपने कोई लैंग्वेज की हुई है इसके अलावा भी। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में ये चीज कवर होती है कैसे, कोलन और उसके बाद 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, या फिर सिंगल टैब, ये ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉक ऑफ कोड बनता है पाइथन में। पाइथन में करली ब्रेसेस यूज नहीं होते, ठीक है, कोड ऑफ ब्लॉक बनाने के लिए। आपको आ जाएगी, शुरू में थोड़ा सा होगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। तो इफ के बाद क्या करना है, आपने आपने देनी है कंडीशन। कंडीशन दैट इज कॉल्ड कंडीशन। ए इज ग्रेटर देन बी, ये कहलाती है, इसको कहते हैं, मैं अगर मैं इसको कमेंट में लिखना चाहूं तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये है कंडीशन। और कंडीशन क्या होगी, बूलियन कंडीशन है जी, जो कि एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगी, ट्रू या फॉल्स। क्या बूलियन कंडीशन होगी, रिटर्न क्या करेगी, बूलियन कंडीशन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाला जो ब्लॉक है, यानी कि ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये है तरीकेकार इफ यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन स्ट्रक्चर्स को बनाने का पाइथन के अंदर, और ये कोलन लगाया जाता है, उसके बाद फिर इसको किया जाता है। इस तरीके से ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं इफ एल्स की स्ट्रक्चर को। इसके अलावा एक और डिसीजन स्ट्रक्चर एक और टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं इफ एलिफ एल्स। ये भी एक स्ट्रक्चर होता है डिसीजन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है इसका। इफ एलिफ एल्स के थ्रू आप क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग इफ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर। ये भी एक डिसीजन स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू हम मल्टीपल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। स्पेशली ये यूज होता है, इट इज यूज इन डेटा रेंज कंपैरिजंस। जब हमें डेटा की रेंज को कंपेयर करना हो या रेंजेस को कंपेयर करना हो, इन दैट केस स्पेशली इसको यूज किया जाता है इफ एलिफ एल्स को। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं आपसे कि इफ ए की वैल्यू मैंने ली 20, बी की वैल्यू ली मैंने 30, ठीक है। अब मैं कंपेयर करने आ रहा हूं, ए इज ग्रेटर देन बी, लेट्स से। तो प्रिंट करें व्हाट, ए इज ग्रेटर देन बी। अदरवाइज अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक और इसमें, या तो मैं एल्स की, अब मुझे बी भी कंपेयर करना है ना, बी की वैल्यू को भी चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक और मैंने लगाया एलिफ एलिफ। अब मैं सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन मैंने दी ए इज ग्रेटर देन बी, अब मैं सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं। अगर मैं इफ एल्स को यूज कर रहा होता तो मैं फर्स्ट कंडीशन के बाद ही बस एल्स लगाता, नहीं, मैंने सेकंड कंडीशन बी को भी चेक करना है, तो उसके लिए मैं सेकंड कंडीशन क्या लगाऊंगा, एलिफ क्या बी इज ग्रेटर देन ए है। अगर b इज ग्रेटर देन a है, देन प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। अच्छा, अगर b इज ग्रेटर देन a भी नहीं है, देन फिर क्या है, तो देन फिर मैं फाइनल कंडीशन लगाऊंगा बैक स्पेस करके, एल्स प्रिंट अननोन, डोंट नो, ठीक है। तो ये मैंने इफ एलिफ एल्स,
इफ एलिफ एल्स के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। एक कंडीशन ये लगाई आपने, दूसरी कंडीशन ये लगाई आपने, मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल ब्रांचेस। अगर मैं इस इफ एलिफ एल्स की ब्रांचेस सेलेक्ट करूं, इससे कितनी डायरेक्शंस निकल रही हैं? पहली डायरेक्शन नंबर 1 तो ये है, फर्स्ट डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन नंबर 1, या इसको हम कह सकते हैं ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 1। ये दूसरी ब्रांच एलिफ की निकल रही है, सेकंड डायरेक्शन नंबर 2 और ब्रांच नंबर 2, और थर्ड ब्रांच ये भी निकल रही है, एल्स की भी है। तो आप इससे मल्टीपल डिसीजन ले सकते हो। डायरेक्शन नंबर 3 और ब्रांच नंबर भाई ये होता है ना कंडीशन, अगर ह्यूमन कैसे लेता है, अगर ह्यूमन बिहेवियर से सिमुलेट करें तो भाई आप जाएं, सबसे पहले ये देखें कि अगर आपको जो है वो लेट्स से आप मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाते हैं। एक नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में सोचें ना, आप मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं ना, आप जाते हैं कि भाई अगर लेट्स से कि आप गए हैं घर से बाहर कोई चीज़ लेने, ग्रोसरी करने के लिए, अगर आपको ये मिल जाते हैं यहाँ से, मिल्क शॉप से मिल्क मिल जाता है तो आप इसी शॉप से ले लें, शॉप नंबर ए से। अगर शॉप ए में नहीं होता मिल्क तो आप शॉप बी पे चले जाइएगा, शॉप बी से ले लीजिएगा। अगर शॉप बी पे भी मिल्क नहीं होता तो शॉप सी पे चले जाइएगा, और शॉप सी पे भी नहीं मिलता तो भाई आप घर आ जाइएगा वापस। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती है ना, इंसान अपने ब्रेन में बना रहा होता है पूरा उसी तरीके से, तो उसको प्रोग्रामिंग में कैसे सिमुलेट करते हैं, ये तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन नंबर 3 आ गई, ब्रांच नंबर 3 आ गई। ठीक, ये इस तरीके से बन गई हमारे पास। तो हम ब्रांचिंग कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस निकाल सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। ये समझाने के लिए है, इसको मैं इसको खत्म कर देता हूं, क्योंकि सिर्फ जस्ट समझाने के लिए आपको कमेंट कर देते हैं, इसको इस लाइन को कमेंट कर। तो देखा आपने किस तरीके से हमने बनाई। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हमारे पास आ जाए। हम इस वाले इफ एल्स स्ट्रक्चर को जरा हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये प्रिंट ना हो हमारे सामने। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम इसके फ्लो को देखें तो a की वैल्यू है 20, तो क्या a इज ग्रेटर देन b, बूलियन वैल्यू रिटर्न होगी। क्या a इज ग्रेटर देन b है, ट्रू है या फॉल्स है? अगर तो ये ट्रू है तो फिर ये वाली ब्रांच या इस डायरेक्शन में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या a इज ग्रेटर देन b है, क्या 20 इज ग्रेटर देन 30 है? नो, फॉल्स। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर, इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। तो क्या ये इस डायरेक्शन में हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरी ब्रांच पे जंप करेंगे, दूसरे स्ट्रक्चर पे, दूसरा एफएल जो दूसरी डायरेक्शन उस पर जंप करेंगे। यहां जंप करके कंट्रोल यहां आ जाएगा एलिफ पे। अब यहां पर एक और कंडीशन दी हुई हमने कि b इज ग्रेटर देन a, क्या b इज ग्रेटर देन है? क्या 30 इज ग्रेटर देन a है? यस, 30 इज ग्रेटर देन a है। तो फिर क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती तो फिर हम एल्स में, उसकी नेक्स्ट ब्रांच में आ जाते। फिर अब ये कंडीशन चेक करते हैं, यहां पे एल्स में कोई कंडीशन देते नहीं है, तो फिर हम ये प्रिंट करते। तो अभी जो प्रिंट होना चाहिए वो b इज ग्रेटर देन a होना चाहिए। अब हम इसको चला के देख लेते हैं प्रोग्राम को। तो b इज ग्रेटर देन a प्रिंट हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में उसी तरीके से जैसे इंसान डिसीजन लेते हैं। ऐसे हम अपने प्रोग्राम को इस काबिल बनाते हैं कि वो भी डिसीजन ले सके बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, कि जिस तरीके से हम उसको कंडीशनैलिटी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनको कि हम यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोग्राम में कंडीशंस बनाने के लिए। उनको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं और उनको हम जिसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं हमारे पास, हम जरा ये देख लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास इक्वल टू के लिए यूज होता है ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर, a इज इक्वल टू b। अच्छा, नॉट इक्वल के लिए यूज होगा a इज नॉट इक्वल टू b। लेस देन के लिए यूज होगा a इज लेस देन b। लेस देन और इक्वल टू के लिए यूज होगा a इज लेस देन और इक्वल टू b। ग्रेटर देन के लिए यूज होगा a इज ग्रेटर देन b, हम देख चुके हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए यूज होगा a इज ग्रेटर देन b। तो ये सारे क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि दो
वैल्यूज़ को, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, डेट्स को या स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू ग्रेटर है दूसरी वैल्यू से या कौन सी वैल्यू नॉट इक्वल है दूसरी वैल्यू के। ठीक है, तो इनको आप अपने अपने प्रोग्राम में यूज करना है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन होते हैं, एक होते हैं एंड ऑपरेटर, एक होता है आपके पास और ऑपरेटर, और एक होता है आपके पास नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? एंड, और, एंड नॉट। एंड का मतलब ये होता है कि ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू। अगर तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, शुड नहीं, ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। ओके, और का मतलब है आइदर कंडीशन कैन बी ट्रू, शुड बी ट्रू। कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, कोई एक, इधर वन। नॉट मीन्स इन्वर्जन, और इनवर्स ऑफ द वैल्यू। अगर वन है तो इन्वर्जन जीरो हो जाएगी, और अगर जीरो है तो इन्वर्जन वन हो जाएगी। अगर ट्रू है तो वो इन्वर्जन होगी नॉट ऑपरेटर की, फॉल्स बन जाएगा, और अगर फॉल्स है तो इन्वर्जन होगी, क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। एंड का मतलब है तमाम कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर अगर हम यूज करेंगे, इसका मतलब है कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो सकती है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। नॉट का मतलब है कि हम इन्वर्स कर रहे हैं रिजल्ट को, इन्वर्जन के ऊपर जा रहे हैं, उसको टॉगल कर रहे हैं। सी को टॉगलिंग भी कहा जाता है, टॉगल कर रहे हैं। ठीक है, टॉगल का मतलब होता है कि अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। ये स्विच ऑन ऑफ जो होते हैं, बेसिकली ऑन ऑफ भी कह सकते हैं इसको। तो ये वो सारी कंडीशंस जो है वो नॉट की होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं और इसको हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स से आ जाते हैं अब इधर पर, हमने प्रोग्राम पे आते हैं। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं जी, मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, उसका नाम है BMI कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। बल्कि इससे भी पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम एक प्रूव करते हैं, सारी कंडीशंस को थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। a इज इक्वल टू, मैंने कहा कि जी a की वैल्यू है 10 एंड b की वैल्यू है आपके पास लेट्स से 20 एंड c की वैल्यू है आपके पास 30। ठीक है, ओके। तो ये मैंने तीन वेरिएबल लिए न्यूमेरिक, a b c एंड d। अब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स और आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बता रहा हूँ कि आप उसको किस तरह से इफ के स्ट्रक्चर के अंदर, अपने डिसीजन स्ट्रक्चर में कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब वी आर यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, if a is greater than b, if a is greater than b, or now I'm using what? I'm using a logical operator or अगर a greater than b हो या a is greater than c हो, then क्या करना है? print I am comparing a, okay, then else if second branch मैं नहीं कह रहा हूं elif, if elif को यूज कर रहे हैं, if elif। अब मैं यूज कर रहा हूं b is greater than a है, और and b
इज ग्रेटर देन, बल्कि इसको अभी हम इसको बाद में करते हैं, पहले हम ये प्रिंट करते हैं। एल्स, इफ एल्स प्रिंट I am in else block, don't know, ठीक है। ओके, अभी क्या होगा देखें, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, a इज ग्रेटर देन b का मतलब क्या हुआ, a ग्रेटर है b से। ये क्या ट्रू कंडीशन है? अगर आप इन वैल्यूज को देखें वेरिएबल की, एक ट्रू कंडीशन नहीं है, ये तो फॉल्स कंडीशन है। और फिर सेकंड कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए दो कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। ये है फायदा लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करना, वी कैन कंबाइन टू कंपैरिजन, टू कंडीशंस, two separate conditions, we can combine two separate conditions using logical operators. Why we are using logical operators? In order to combine two separate conditions. Okay, तो जब हमें दो कंडीशंस को कंबाइन करना होता है एक ही डिसीजन स्ट्रक्चर में, एक ही इफ स्टेटमेंट में, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं आपके पास, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, एंड, और, एंड नॉट। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं 3, ठीक है। और ये जो ग्रेटर देन है और लेस देन है, ये सब क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी। क्या ए ग्रेटर देन बी है, क्या ए ग्रेटर देन सी है, क्या ये कंडीशन दोनों ट्रू हैं? ये कंडीशन भी फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है। और अब और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये पूरा जो पूरा कंडीशन है, ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। तो दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो इसका मतलब है क्या प्रिंट होगा, क्या आई एम कंपेयरिंग ए प्रिंट होगा? नहीं होगा, बल्कि डोंट नो प्रिंट होगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। कैसे, ये देखें, सॉरी, हाँ, ठीक है। क्या प्रिंट हुआ, डोंट नो। क्यों प्रिंट हुआ डोंट नो? क्योंकि ना तो ये कंडीशन ट्रू है, ना ही ये कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, जबकि मैंने और को यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैं अब एक को मैं ट्रू करवाता हूं। कैसे, देखें, a इज ग्रेटर देन b नहीं है, तो क्या और b इज ग्रेटर देन a है? यस। क्या b इज ग्रेटर देन a है? 20 इज ग्रेटर देन 10 है? बिल्कुल, 20 इज ग्रेटर देन है। तो अब क्या होगा, क्योंकि पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, इफ a इज ग्रेटर देन b, ये तो फॉल्स हो गया। और क्या b इज ग्रेटर देन a है? यस, b इज ग्रेटर देन a, इवन दो कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स है, बट सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। और क्योंकि हमने और के ऑपरेटर को यूज किया है, तो और के ऑपरेटर यानी और का जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या कहता है आपसे, वो ये कहता है कि अगर जो कंडीशंस आप मेरे साथ कंबाइन कर रहे हैं, या जिन दो कंडीशंस को मैं कंबाइन कर रहा हूं, उनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स भी हुई है, तो सेकंड कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, बी ग्रेटर देन ए तो है ना, 20 इज ग्रेटर देन 10 है, तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आई एम कंपेयरिंग ए प्रिंट होना चाहिए। तो हम दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को, क्या प्रिंट हुआ, आई एम कंपेयरिंग ए, ठीक है। तो ये है आप इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप एंड को भी यूज कर सकते हैं। देखें, अब एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं। देखें जी, हमने अब यहां पे और की जगह पे एंड ऑपरेटर यूज किया। ए इज, अब एंड ऑपरेटर का क्या काम है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड क्या करता है, वो भी दो कंडीशंस को, दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, दो कंपैरिजन की कंडीशंस को कंबाइन करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं एक स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अब यहां पर एक जो इफ का ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक जो है, इसमें मेरे पास दो कंडीशंस चेक कर रहा हूं मैं, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 10 इज ग्रेटर देन 20 है? नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड फिर मैं दूसरी कंडीशन में क्या चेक कर रहा हूं,
बी इज ग्रेटर देन ए, क्या बी इज ग्रेटर देन है? यस, बी इज ग्रेटर देन ए है, दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन एंड की एक शर्त है, एंड ऑपरेटर की, उसकी शर्त क्या है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। हमारे केस में क्या हो रहा है कि एक कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास इफ वाला ब्लॉक यूटिलाइज, या इफ के अंदर कंट्रोल, इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन के अंदर ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है। एंड के लिए जरूरी है दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो अब हमारा फिर कौन सा ब्लॉक यूज होगा? हमारा एल्स का ब्लॉक यूटिलाइज हो जाएगा। कैसे, क्या आया रिजल्ट? डोंट नो। ठीक है, तो ये है एंड का जो ऑपरेशन है, और हम जो बेसिकली इससे हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं। हम ये कह रहे हैं नॉट को यूज करो, ए इज ग्रेटर देन बी को, जो भी रिजल्ट आए उसको इन्वर्ट करो, इन्वर्जन करो। फर्ज करें ए इज ग्रेटर देन बी का रिजल्ट आया क्या? ए इज ग्रेटर देन बी का रिजल्ट आया हमारे पास ट्रू, फॉल्स आया, सॉरी फॉल्स आया, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 20 है। नो, 10 इज ग्रेटर देन 20 तो नहीं है, तो रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। अब जो भी रिजल्ट आया उसको नॉट का ऑपरेटर क्या करेगा? उसको इन्वर्ट करेगा, और उसको क्या बना देगा? फॉल्स अगर आया तो उसको क्या बना देगा? ट्रू बना देगा। फिर हमने क्या किया? एंड हम कह रहे हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए है, तो बी इज ग्रेटर देन ए क्या है? बी इज ग्रेटर देन ए ट्रू है, 20 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं चला के क्या आता है रिजल्ट। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ? आई एम कंपेयरिंग ए। क्यों? इसलिए कि देखें ए इज ग्रेटर देन बी का रिजल्ट मेरे पास, सॉरी, मेरे पास आया फॉल्स, लेकिन उस फॉल्स को मैंने नॉट ऑपरेटर को यूज करके इन्वर्ट कर दिया, उसको मैंने चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर, बिल्कुल रिवर्स कर दिया। ठीक है, ऑन था तो ऑफ कर दिया, ऑफ था तो ऑन कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट आया था इसका क्या? फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर यूज किया, उसको बना दिया मैंने ट्रू, तो ये वाला पार्ट तो हो गया ट्रू। फिर मैंने यूज किया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में फिर बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए है, बी इज ग्रेटर देन ए है, ये तो ट्रू है। तो एंड के दोनों पार्ट ट्रू हो गए, ये वाला पार्ट भी ट्रू हो गया, ऑल्दो कि ये फॉल्स हुआ था, लेकिन नॉट ने इसको ट्रू कर दिया। फिर ये वाला पार्ट भी ट्रू हो गया, तो एंड की कंडीशन मीट हो गई, दोनों पार्ट ट्रू हो गए। तो फिर क्या होगा कि ये ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, और हमारे पास ये चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आज डिसीजन स्ट्रक्चर्स को देख लिया, और इनको करके देखा, इनको, इनकी लॉजिक को बिल्ड करके देखा। हमने देखा कि प्रोग्राम में डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वो क्या रोल प्ले करती हैं, कितने टाइप की डेटा टाइप्स हैं भाई। न्यूमेरिक होती हैं, फ्लोट होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, बूलियन डेटा टाइप होती है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। फिर हमने ये देखा कि अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, बूलियन हैं, या इंटीजर हैं, होल नंबर्स हैं, या फिर फ्लोट हैं, डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं, तो उन पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर का ऑपरेशन है, डबल डिवीजन है, ठीक है, पैरेंथेसिस है। फिर हमने पैमडास को डिस्कस किया कि जी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, कि उसको कैसे इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जी स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉन्केटिनेशन होती है, लेंथ की कैसे फाइंडिंग करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग की, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जी अपर केस में कैसे स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट किया जाता है, लोअर केस में कैसे किया जाता है, टाइटल केस में कैसे किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस किया कैसे किया जाता है कि स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से, हमने ये देखा। फिर हमने ये देखा कि डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं प्रोग्राम में, कि क्यों यूज़ किए जाते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स, को बनाया कैसे जाता है पाइथन के अंदर। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। फिर हमने ये देखा कि जी और ऑपरेटर क्या होता है, उसके लिए एक कंडीशन का ट्रू होना बस ज़रूरी होता है, दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तो वो ओवरऑल कंडीशन ट्रू होती है। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, जो इन्वर्ट करता है, टॉगल करता है आपकी इनपुट को, बुलियन को। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जी एंड ऑपरेटर क्या होता है, उसके लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। फिर हमने ये देखा इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर मल्टीपल कंडीशंस आपने देनी हो, आपने मल्टीपल ब्रांचिंग करनी हो, मल्टीपल डिसीजंस लेने हो, और स्पेशली डेटा रेंजेस को कंपेयर करना हो, इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इफ के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हम इसको देख भी लेते हैं, कि एल्स इफ को चेक कर लेते हैं कि अगर लेट से मेरे पास एक, मैं डेटा रेंजेस की बात कर रहा हूं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि भाई आपके पास जनाब है 60 से लेके, मैं कह रहा हूं जी 69% तक अगर नंबर हैं किसी भी स्टूडेंट के, तो उसका ग्रेड आपका होना चाहिए, ग्रेड है, ग्रेड इक्वल टू बी है।
अगर उसके नंबर 70 to 79% हैं तो उसका ग्रेड है जनाब ए। अगर उसके नंबर हैं जनाब 80 to 90% या 100% लेट से मैं कहता हूं, ठीक है जी, तो उसका ग्रेड हो जाएगा A1। तो ग्रेड होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए A1। तो ये मैंने एक रेंज दी ना, नंबर्स की रेंज दी कि 60 to 69 कंपेयर करना है, 70 to 79, तो ये डेटा रेंजेस है। तो अब यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, इफ एलएफ का स्ट्रक्चर। इफ अगर मैं ग्रेड ले लेता हूं यहां पर ग्रेड की वैल्यू इस वक्त लेता हूं मैं, लेट से मैंने ले ली 75। ग्रेड की वैल्यू एक वेरिएबल है ग्रेड, और उसमें कंपेयर कर रहा हूं। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो, एंड ग्रेड लेस देन और इक्वल टू 69 है, इन दैट केस प्रिंट क्या होना चाहिए, यही होगा ना, पहली रेंज ट्रू हो रही है, देखें पहली रेंज ट्रू हो रही है ना डेटा की, कि हमारे पास ग्रेड क्या प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, 60 से ग्रेटर देन हो या फिर 60 के इक्वल हो, या या ग्रेड इज लेस देन और इक्वल टू 69 हो। अगर ये दो कंडीशंस हैं, मीट हो रही हैं, तो फिर ग्रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेड प्रिंट हो जाएगा आपका बी। योर ग्रेड इज बी, ओके, योर ग्रेड इज बी, ठीक। अच्छा, इन केस अगर ये नहीं होता, एलिफ सेकंड, एलिफ क्या है, ग्रेड इज, अब ये हम डेटा रेंजेस कंपेयर करें, इफ ग्रेड इज इक्वल टू 70 एंड ग्रेड इज लेस देन और इक्वल टू 70 हो, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस होगा प्रिंट योर ग्रेड इज ए, ओके, योर ग्रेड इज ए। एलिफ थर्ड कंडीशन भी आ गई, एलिफ ब्रांच ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, एंड ग्रेड इज लेस देन और इक्वल टू 100 है, इन दैट केस क्या होगा, प्रिंट योर ग्रेड इज A1, माशाल्लाह। एल्स, अब थर्ड मेरे पास कोई कंडीशन ही नहीं है, अब मेरे पास क्या है, एल्स। अगर ये ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती या ऊपर वाले सारी ब्रांचेस फेल हो जाती हैं, तो फिर डिफॉल्ट क्या है, प्रिंट क्या करें, फिर क्या करें इनको, अगर ये कुछ भी नहीं है तो यू आर फेल, ओके, ठीक है। तो अब हमने ये चेक करना है कि हमारा प्रोग्राम कैसे करता है। हमने ग्रेड में वैल्यू क्या ले ली, लेट से इसको हम इनपुट ले लेते हैं, एंटर योर ग्रेड। हमने इनपुट स्टेटमेंट पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जी इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, अभी आप ऐसा करें, अभी आप इनपुट को छोड़ दें, इनपुट हम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, पहले हम ये ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 65 लेट से मैंने लिया। अब मैं ये कंपेयर करता हूँ, अच्छा अगर मैंने 65 लिया है ग्रेड में वैल्यू, तो अब मैं नीचे कंपेयर कर रहा हूँ ग्रेड की वैल्यू इफ एलिफ के थ्रू, और ये इस तरह से कंपैरिजंस कर रहा हूँ, और बीच में मैंने लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यूज किया है। तो आप बताइए कि क्या होगा, इसका क्या बिहेवियर होगा, कौन सा पार्ट ट्रू होगा, क्या फर्स्ट पार्ट ट्रू होगा, योर ग्रेड इज बी होगा, क्योंकि ग्रेड जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, ग्रेटर देन तो है 60, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, एंड ग्रेड इज लेस देन और इक्वल टू 69, लेस देन और इक्वल टू 69 भी है, तो ये ग्रेड क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ये प्रिंट होगा। करके देखते हैं हम ऊपर वाली कंडीशंस को जरा कमेंट आउट कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं, क्या प्रिंट हुआ, योर ग्रेड इज बी, ठीक है। अब मैं ग्रेड करता हूं 70, जैसे आप रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाते अपना, आपका प्रोग्राम है, आपको असाइनमेंट मिला हुआ है कि रिपोर्ट कार्ड, आप ग्रेड क्या है 70 कर दिया मैंने, 70 कहां पर आ रहा है, ग्रेड ए में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला आर्म ट्रू होना चाहिए इसका, देखिए योर ग्रेड इज ए, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं लेट्स से 89, ठीक है,
तो अब 89 किस रेंज में फॉल हो रहा है, किस डेटा रेंज में, 80 टू 100 की रेंज में फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेड A1 प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने प्रिंट किया तो ग्रेड इज A1। लेट से कि मैं इसको कर देता हूँ 59। तो अब 59 का मतलब तो ये होगा कि तो वो इनमें से किसी भी रेंज में फॉल नहीं हो रहा, वो फिर कहाँ आएगा, एल्स में आएगा। ठीक है, तो 59 मैंने जैसे ही किया और उसके बाद किया तो यू आर फेल नाउ, अल्लाह ना करे कोई फेल हो। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने आज सीख ली हैं। आपने डिसीजन स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, इफ़ एलिफ एल्स के स्ट्रक्चर को कर लिया, इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को कर लिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लिए, आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स कर लिए। ठीक है, तो ये सारे कर लिए आपने चीज़ें। तो अब आपने करने हैं प्रोजेक्ट्स पे काम। ठीक है, अब आपने 2 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं फिलहाल। प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट आपने क्या बनाना है, प्रोजेक्ट नंबर 1। प्रोजेक्ट नंबर 1 ये है कि आपने एक BMI कैलकुलेटर बनाना है। BMI कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स। ये कैसे बनेगा BMI कैलकुलेटर, कि आपको पता है बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स किसी भी ह्यूमन बॉडी का, जो हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कोई भी ह्यूमन जो है वो हेल्दी है या वो एक उसका जो वेट है वो बैलेंस वेट है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स की रेंजेस होती हैं, जैसे कि अगर आपका वेट जो है, ह्यूमन वेट जो है बॉडी का, ह्यूमन वेट जो है वो अगर लेट से 18.5 से टू 24.9 है, इस रेंज के बिटवीन है, तो वो कहलाता है नॉर्मल वेट। उसको कहते हैं नॉर्मल वेट। ठीक है, उसको कहते हैं नॉर्मल वेट। और लेट से अगर आपका वेट जो है वो है जनाब 25 से लेकर ऑनवर्ड, जितना भी हो, मैक्सिमम जितना भी हो, मैक्स जो भी हो, बट 25 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 25 हो। ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 25, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 25 हो। ठीक है, 25 इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 हो, देन यू आर ओवरवेट। आपने ये प्रिंट कराना है ओवरवेट। अगर आपका नॉर्मल वेट है तो आपने नॉर्मल वेट प्रिंट कराना है, अदरवाइज ओवरवेट प्रिंट कराना है। ठीक है, और लेट से अगर आपका वेट जो है वो लेस देन और इक्वल टू, वेट इज लेस देन और इक्वल टू 18.4 है, 18.5 है, लेस देन और इक्वल टू 18.4 है, देन यू आर अंडर वेट। ठीक है, तो ये आपने बॉडी मास कैलकुलेटर अपना बनाना है। उसमें आपने सबसे पहले एक, अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है बॉडी मास कैलकुलेट, BMI कैलकुलेट करने का। BMI एक वेरिएबल होगा, उसको आप करेंगे कैसे कि ऊपर रखेंगे आप वेट इन केजी, इन किलोग्राम, एंड डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर लेंगे आप, हाइट का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और हाइट को आप लेंगे किसमें, मीटर्स के अंदर। लेट से मैं आपको अपना BMI बताता हूं। जैसे मेरा BMI क्या है कि 75 kg ये वेट हो गया, डिवाइडेड बाय हाइट हो गई आपकी 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर का मतलब है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने सेंटीमीटर्स में लिया। लेट से ये मैंने किलोग्राम में ले लिया पहले वेट, एक वेरिएबल लिया वेट, उसमें लिया मैंने 75, एक वेरिएबल मैंने लिया हाइट, और इसमें मैंने वैल्यू ले ली, हाइट की वैल्यू ले ली, लेट से मैंने 176 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो ये हो जाएगी कन्वर्ट होने के बाद मीटर में 1.76, क्योंकि इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर यूज करें। 176 डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो कितना हो गया, 1.76 हो गया। तो 1.76 का करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1
3.76। क्या आंसर आया? 3.09 आया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि 75 वेट को डिवाइड करेंगे 3.09 से। क्या आंसर आया? आपके पास आंसर आया 24.2। तो ये मेरा बीएमआई क्या आ गया? तो मेरा बीएमआई क्या आया? 24.2। तो वेट मेरा क्या हुआ? क्या मैं ओवरवेट हूं? मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं, किस डेटा रेंज में फॉल कर रहा हूं? मैं फॉल कर रहा हूं इस रेंज में आ रहा हूं मैं। ठीक है, 24.2 बॉर्डर लाइन पे ही है। ठीक है, तो नॉर्मल वेट है। ठीक, तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है बीएमआई को। तो बीएमआई क्या होता है कि आपने जो हाइट लेनी है अपनी, वो सेंटीमीटर्स में मेजर होती है। वैसे ही नॉर्मली जो मेजरिंग टेप्स होते हैं उसमें सेंटीमीटर में होती है, तो आप सेंटीमीटर से मीटर के अंदर आते हैं पहले। ठीक है, तो मीटर के अंदर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर में, जैसे आपको पता है यूनिटी मेथड अगर हम लगाते हैं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 को यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो भी सेंटीमीटर्स थे आपके, आपके सेंटीमीटर्स कितने थे? आपके थे सेंटीमीटर्स भाई 176 सेंटीमीटर्स थे। 176 सेंटीमीटर्स को हमने क्या किया? डिवाइड किया पहले 100 से, ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। वो आ गया 1.76। 1.76 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर किया, तो वो आया कितना? वो बन गया 3.09। तो अब मैंने जो मेरा बीएमआई का फार्मूला था, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्या आया? 24.2 बीएमआई आया। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि जो 24.2 है वो कहाँ पे आ रहा है, अंडर वेट में हूँ, नॉर्मल वेट में हूँ या जिसमें हूँ, तो वो आपने प्रिंट कराना है। तो ये आपने बीएमआई कैलकुलेटर बनाना है। फर्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 2, ये तो हो गया प्रोजेक्ट नंबर 1 बीएमआई कैलकुलेटर। सॉरी, ये 1 हो गया, प्रोजेक्ट नंबर 1। एंड प्रोजेक्ट नंबर 2 आपने बनाना है जनाब हॉरोस्कोप टेलर। हॉरोस्कोप होता है ना, आप न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हैं हॉरोस्कोप टेलर। आपका प्रोग्राम क्या करेगा? बताएगा कि आपके सितारे क्या कहते हैं। जो हमारे होते हैं ना सितारे जी, कैप्रिकॉन है, एक लिब्रा है, और एक विर्गो है, एक कैंसर है, एक लियो है। ये डिफरेंट स्टार्स होते हैं ना, जो कि जिनकी बेसिस पे हम उसकी जिसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, और जो होते हैं वो बताते हैं भाई किस्मत का हाल क्या है। तो आपने एक हॉरोस्कोप टेलर बनाना है, जो कि आपसे इनपुट क्या लेगा? इनपुट क्या लेगा? इनपुट लेगा एंटर योर स्टार। लेट्स से, चले हम इसको स्टार ही कह लेते हैं। ठीक है, एंटर योर स्टार आपने दिया जनाब, या इसको जियोडिक साइन भी कहा जाता है। साइन या सनशाइन भी कहते हैं इसको, सन साइन। योर सन साइन, योर सन साइन इज, लेट से आपने एंटर किया जी, इनपुट आपने लिया इनपुट वेरिएबल के थ्रू, और यहां पर आपने लिया हॉरोस्कोप, एच एस ले लिया इसको, इसको वेरिएबल को एच एस में, एच एस में वैल्यू असाइन हुई इनपुट। एंटर योर सन साइन, सन साइन आपका आया। ठीक है, आपने दिया यहाँ पर लेट से आपने दिया, इसको बताया कि जी आपका है लियो। ठीक है, अब यहां पे इफ के चेक्स लगेंगे आपके। इफ एच एस इज इक्वल टू व्हाट? इफ एच एस इज इक्वल टू लियो, अगर लियो है तो फिर लियो की जो भी उस डे की जो भी प्रिडिक्शंस होंगी वो प्रिंट करेंगे। आप प्रिंट करने के लिए आप मल्टी लाइन्स को यूज कर सकते हैं। एक प्रिंट, आपको पता है मल्टी लाइन प्रिंट कैसे करते हैं? आप 3 टाइम्स डबल कोट लगा दें, 3 टाइम्स डबल कोट लगाएंगे तो वो मल्टी लाइन प्रिंट बन जाएगा। यानी कि दिस इज द डिस्क्रिप्शन लियो एंड इट इज कॉल्ड डेली, मैं जस्ट रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूं, हॉरोस्कोप। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको लेट से
प्रिंट कराता हूं, ये मैं इसको कमेंट कर देता हूं। प्रोजेक्ट 2, और यहाँ पे मैं HS को लेता हूँ इनपुट, ठीक है, ये मैंने लिया इनपुट, और ये मैं प्रिंट कराता हूँ, और सॉरी ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। अब लें, अब ये आपसे इनपुट ले रहे हैं, इनपुट आपने दिया लियो, तो इसने देखिए क्या प्रिंट किया, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लियो एंड इट इज कॉल्ड डेली हॉरोस्कोप। ये मेरी उसने मल्टी लाइन प्रिंट किया। मल्टी लाइन प्रिंट करने के लिए क्या है आपके पास कि आपने ट्रिपल डबल कोट्स को यूज करना है, ट्रिपल डबल कोट्स को यूज करना है, और ट्रिपल डबल कोट से आपने मल्टी लाइन को क्लोज करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल लाइंस को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने एक वेबसाइट पे जाना है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगी ये जो डेली हॉरोस्कोप आपको बता रही होती हैं वेबसाइट्स ना, वहाँ से आप किसी भी वेबसाइट को, जैसे ये एक वेबसाइट है, तो यहाँ आप जाएं और यहाँ जाकर आपको सारे हॉरोस्कोप्स के सिंबल्स आपको मिल रहे होंगे, किसी को भी देख लें, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो कहीं पर भी जाके जो उस दिन की प्रेडिक्शंस होंगी ना, आपने क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से प्रेडिक्शन को। जैसे मैंने लेट्स से लियो की ले लेते हैं, लिब्रा की ले लेते हैं, चलें लिब्रा की, नहीं एक सेकंड, लियो की लेते हैं, जो कर रहे हैं वही लेते हैं। लियो की भाई आज की जैसे जो प्रेडिक्शंस हैं, लेट्स से मैंने थोड़ी सी उठा ली, लेट्स से 4-5 उठा ली, द फायर साइन दोज हु आर लियो इन द मून, ये जैसे इस तरह से उठा ली, लियो इज नोन, यही उठा लिया, चले लेट्स से मैंने यही कॉपी कर लिया। जस्ट कॉपी करना है, उनके बारे में बताना है कि भाई ये लियो हैं क्या, लेट्स से मैंने ये कॉपी कर लिया, कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं ये बतानी है, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया टेक्स्ट यहाँ से, और इसको मैं अपने प्रोग्राम में जो मैं लियो के लिए बना रहा हूँ इफ़ का चेक, वहाँ पे मैं ये पेस्ट कर लूँगा। तो जब भी मेरे प्रोग्राम में लियो इनपुट होगा, जब भी मेरे प्रोग्राम में लियो इनपुट होगा, तो क्या होगा, ठीक है, ये मेरे पास लियो का प्रोग्राम बन गया। तो ये लियो का हॉरोस्कोप इस तरह से आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, एल्स इफ मैंने क्या किया, एलिफ इफ HS इज इक्वल टू लिब्रा, अब ये नेक्स्ट स्टार आ गया। अब आपने इसी तरीके से इसकी जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो उठानी है, ठीक है। तो लिब्रा, और जो भी उस डे की उसकी प्रेडिक्शंस होंगी इस वेबसाइट से आप पिक करेंगे, चूज करेंगे, और उसको उस स्पेसिफिक लिब्रा के ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर आप पेस्ट करेंगे, तो ये आपका पूरा जो प्रोग्राम बन जाएगा, ये आपका प्रोजेक्ट जो बनेगा ये कहलाएगा हॉरोस्कोप टेलर। यानी कि इस प्रोग्राम को जब भी आप रन करेंगे तो ये आपसे आपका सनशाइन मांगेगा, आपका स्टार इनपुट लेगा। आपका स्टार है क्या, आपने वो स्टार इनपुट किया, और उस स्टार के अगेंस्ट में स्पेसिफिक इफ को कंपेयर करेगा और बता देगा कि आपका हॉरोस्कोप ये है, आपकी आज की प्रेडिक्शंस ये हैं, कि आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये आपको करना चाहिए, ये वीकनेसेस हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता रहा होगा। और वो उसके लिए आप टेक्स्ट कहाँ से पिक करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे, और मल्टी लाइन कैसे बनाएंगे, ट्रिपल कोट बनाकर। मल्टी लाइन कैसे बनाएंगे प्रिंट को, ट्रिपल कोट बनाकर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को कर लेंगे। एल्स में आप बता सकते हैं कि जी डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई, मैं इतना अभी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, डोंट नो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब आपने साइन दिया लिब्रा, लेट्स से, तो उसने लिब्रा प्रिंट किया, उसने ये वाला आर्म प्रिंट किया क्योंकि वो लिब्रा से मैच हुआ है, ठीक है। वो लियो से मैच नहीं हुआ। जो आपने इनपुट किया, वो इनपुट वेरिएबल क्या है, आपने HS में वैल्यू गई। अब आप HS को कंपेयर कर रहे हैं कि HS में वैल्यू लियो आई है। अगर HS में वैल्यू लियो होगी तो फिर ये लियो का हॉरोस्कोप प्रिंट होगा, और अगर HS में वैल्यू लिब्रा है तो लिब्रा का होगा। इसी तरह से दूसरे जितने भी 12 स्टार्स हैं, 12 सनशाइन्स हैं,
या इनको ज़ियोडिक साइंस भी कहा जाता है। ये जितने भी हैं ये आप 12 के 12 इसमें एलिफ के कितने चेक्स बनेंगे? इसमें 12 चेक्स बनेंगे, 12 आर्म्स बनेंगे, 12 डायरेक्शंस या ब्रांचेस बनेंगे। एलिफ एच एस इज इक्वल टू लेट्स से विर्गो, तो फिर प्रिंट होगा उसका हॉरोस्कोप। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को बनाना है और बना के आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो टेकवर्स 51 का है उस पर सबमिट करना है अपना असाइनमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, स्पेशली डेटा टाइप्स हो गई या कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इफ़ एल्स इफ एंड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और स्पेशली ये प्रोजेक्ट समझ में आए होंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स आपने बनाने हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तो ये आप सीखेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम और डिफरेंट चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।